तो वेलकम टू यू स्टूडेंट। आज हम स्टडी करने वाले अपना नया टॉपिक दैट इज कॉल्ड न्यूरो एनाटॉमी। सबसे पहले तो मैं आप सबका शुक्रिया कहना चाहूंगा, आप लोगों ने हेड एंड नेक वाले लेक्चर को बहुत ज्यादा प्यार दिया है, तो थैंक यू सो मच। अब मैं आपके लिए न्यूरो एनाट का लेक्चर लेके आया हूँ। तो स्टूडेंट आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट ग्लोसोफेरिंजियल नर्व, ओकुलोमोटर नर्व, सुप्रालेटरल सरफेस ऑफ सेरिब्रम, ट्रांससेक्शन ऑफ मिडब्रेन, सुपीरियर कोलिकुलर, बेसल गैंग्लिया, इंटरनल कैप्सूल, सर्कल ऑफ वेलिस। तो स्टार्ट करते हैं हमारे पहले टॉपिक से, वो है हमारा सुप्रालेटरल सरफेस ऑफ द सेरिब्रम। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख सकते हो, ये हमारा सेरिब्रम है। अब स्टूडेंट ये एंटीरियर साइड है, ये इसकी पोस्टीरियर साइड है, और ये जो हम उसकी देख रहे हैं ये इसकी क्या है, ये है इसकी सुपीरियर लेटरल सरफेस। इसी सरफेस को हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, सुप्रोलेटरल सरफेस, और इसी के बारे में हमको पढ़ना है। यहाँ पर आप देख रहे हो किसी किसी जगह पे यहाँ पर डिप्रेशन है और किसी किसी पार्ट में यहाँ पर एलिवेशन। तो ये जो डिप्रेशन होता है ना स्टूडेंट, डिप्रेशन इसको बोलते हैं हम लोग सल्कस बोलते हैं, और ये जो आपको यहाँ पर एलिवेशन दिख रहा है स्टूडेंट, को बोलते हैं हम लोग गायरी, गायरस बोलते हैं। वैसे तो ब्रेन का जो एलिवेटेड पार्ट है इसको बोलते हैं हम लोग क्या, गायरी। तो आप अगर यहाँ पे स्टूडेंट देखोगे तो यहाँ पर आपको एक सल्कस दिखेगा, इसको बोलते हैं हम लोग सेंट्रल सल्कस। सेंट्रल सल्कस के आगे ये वाला जो आपको सल्कस दिख रहा है स्टूडेंट, इसको बोलते हैं हम लोग प्री सेंट्रल सल्कस, और सेंट्रल सल्कस के पीछे यहाँ पर आपको दिख रहा है, इसको बोलते हैं हम लोग पोस्ट सेंट्रल सल्कस। ये थी क्या, इसकी लेटरल सरफेस है। तो ये जो लेटरल सरफेस पे आपको लेटरल सल्कस दिख रहा है, इसको बोलते हैं हम लोग लेटरल सल्कस। तो स्टूडेंट अभी तक हमने क्या क्या देखा है यहाँ पर, सबसे पहले हम देखते हैं इंट्रोडक्शन। सेरिब्रम क्या है, ब्रेन का सबसे बड़ा लार्जेस्ट पार्ट है। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट, ये हमारा क्या है, ब्रेन है। ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है क्या, हमारा सेरिब्रम। हर एक हेमिस्फीयर के पास में एक सुपरलेटरल सरफेस होती है, आप देख सकते हो। ये जो आपको दिख रही है स्टूडेंट, ये है हमारी सुपरलेटरल सरफेस ऑफ द सेरिब्रम। फिर आप देखो स्टूडेंट, इसके पास में इसके कुछ गायरी होते हैं और सल्कई होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो मैंने आपको बताया अभी। गायरी क्या होता है, एलिवेटेड पार्ट होता है, तो सल्कई क्या होता है, डिप्रेस्ड पार्ट होता है। अब स्टूडेंट जो सुपरलेटरल सरफेस जो होती है, यही आगे जा करके हमारा जो सेरिब्रम जो होता है उसको लोब में डिवाइड करती है। किस तरीके से करती है, लेट्स हैव अ लुक। तो स्टूडेंट ये जो है आपका ब्रेन है, आपका नहीं किसी और का ब्रेन भी हो सकता है, आपकी वाली का भी ब्रेन हो सकता है। ये जो आपको दिख रहा है स्टूडेंट, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, लेटरल सर्कस बोलते हैं। यहाँ पर होता है स्टूडेंट बीच में सेंट्रल सर्कस होता है। सेंट्रल सर्कस के आगे ये हमारा प्री सेंट्रल सर्कस है। ये जो आपको दिख रहा है स्टूडेंट, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, पोस्ट सेंट्रल सर्कस। यहाँ पे हम लिख लेते हैं फटाक से, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, सेंट्रल सर्कस। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, पोस्ट सेंट्रल सर्कस। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, प्री सेंट्रल सर्कस। उसके बाद में स्टूडेंट यहाँ पर पीछे की साइड पे एक सर्कस बनता है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, पेराइटो ओक्यूपिटो सर्कस। पेराइटो ओक्यूपिटो सर्कस। ये नाम क्यों पड़ा स्टूडेंट, अभी आपको थोड़ी देर समझ में आएगा। ये वाला जो आपको पार्ट दिख रहा है ना, ये वाला, इस पार्ट को बोलते हैं हम लोग फ्रंटल लोब। ये जो आपको नीचे वाला पार्ट दिख रहा है स्टूडेंट, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, टेम्पोरल लोब, और इसको क्या बोलते हैं हम लोग, पेराइटल लोब। पीछे वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है स्टूडेंट, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ओक्यूपिटल लोब। तो स्टूडेंट ये सर्कस जो होते हैं ना स्टूडेंट, ये सारे मिल करके ब्रेन को डिवाइड कर रहे होते हैं लोब में। ये जो आपको दिख रहा है, ये हमारा क्या है, फ्रंटल लोब है। इसके पीछे वाला पार्ट कौन सा है, पेराइटल लोब है। इसके पीछे वाला पार्ट कौन सा है, हमारा ओक्यूपिटल लोब है। इसके नीचे वाला कौन सा है, टेम्पोरल लोब। अब स्टूडेंट होता क्या है, ये जो लोब जो होते हैं ना, इनके अंदर भी सर्कस होते हैं, इनके अंदर भी डिप्रेशन होते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर गायरस जो होते हैं उनका फॉर्मेशन होता है। इस तरीके से यहाँ पर सर्कस होता है ऊपर की साइड पे, एक यहाँ पर इस तरीके से इसके नीचे होता है, और यहाँ पर भी दो होते हैं इस तरीके से सर्कस, और यहाँ पर भी इस तरीके से एक सर्कस यहाँ पर प्रेजेंट होता है। ये वाला जो है ये फ्रंटल लोब में है एक तो, और ये इसके ऊपर है, तो इसको क्या बोलेंगे, सुपीरियर फ्रंटल सर्कस। उसी तरीके से इसको क्या बोलेंगे हम लोग, नीचे वाले को सुपीरियर फ्रंटल सर्कस। उसी तरीके से यहाँ पर ये क्या है, हमारा टेम्पोरल लोब है, और ये क्या ऊपर की साइड पे, नीचे की साइड पे। तो ऊपर की साइड पे क्या बोलेंगे, सुपीरियर टेम्पोरल सर्कस, और इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इंफीरियर टेम्पोरल सर्कस। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं फटाक से, सुपीरियर टेम्पोरल सर्कस। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इंफीरियर टेम्पोरल सर्कस। ये हमारा क्या है, पेराइटल लोब है। पेराइटल लोब के अंदर एक सर्कस है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इंट्रा पेराइटल सर्कस, राइट। ये वाला जो सर्कस आपको दिख रहा है स्टूडेंट, ये किसको डिवाइड कर रहा है, पेराइटल लोब और ओक्यूपिटल लोब को डिवाइड कर रहा है। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, यस, पेराइटो ओक्यूपिटल सर्कस। पेराइटो ओक्यूपिटो सर्कस। गाँव वाली भाई हम बोलते हैं ना स्टूडेंट, उके पीट दीजो, ओक्यूपिटो ओक्यूपिटो। ये यहाँ पे क्या हो गया, गायरस हो गया। ये यहाँ पे क्या हो गया, गायरस हो गया। ये यहाँ पे क्या हो गया, गायरस हो गया। ये पूरा क्या है, फ्रंटल में, और ये कहाँ पर है, सुपीरियर में है, ये मिडल में है, ये इंफीरियर में है, और ये क्या गायरस है। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, सुपीरियर फ्रंटल गायरस। इसको क्या बोलेंगे, मिडल फ्रंटल गायरस। इसको क्या बोलेंगे, इंफीरियर फ्रंटल गायरस। ये क्या है, हमारा सेंट्रल सर्कस है। सेंट्रल सर्कस के पहले जो गायरस आएगा उसको हम बोलते हैं प्री सेंट्रल गायरस। तो ये क्या होगा हमारा, यस, प्री सेंट्रल गायरस। उसी तरीके से सेंट्रल सर्कस के पीछे वाले गायरस को क्या बोलेंगे हम लोग, पोस्ट सेंट्रल गायरस। ये हमारा क्या है, टेम्पोरल लोब है। टेम्पोरल लोब में ये जो सुपीरियर में गायरस दिख रहा है उसको क्या बोलेंगे, सुपीरियर टेम्पोरल गायरस, मिडल टेम्पोरल गायरस और इंफीरियर टेम्पोरल गायरस। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं सुपीरियर टेम्पोरल गायरस, मिडल टेम्पोरल गायरस और इंफीरियर टेम्पोरल गायरस। पेराइटल लोब में जो गायरस होता है ना, वो छोटे गायरस को क्या बोलते हैं हम लोग, लोब्यूल बोलते हैं। ये वाला जो आप देख रहे हैं स्टूडेंट, इसको बोलते हैं हम लोग सुपीरियर
पैराइटल लोब्यूल, और इसको क्या बोलते हैं हम लोग नीचे वाले को इंफीरियर पैराइटल लोब्यूल। यहाँ पर ऑक्यूपिटल लोब जो होता है ना, यहाँ पर एक चांद टाइप का सर्कस मिलता है हमको, उसको क्या बोलेंगे हम लोग लूनर सर्कस बोलते हैं। इस तरीके का होता है ना आधा चांद, आपका वाला चांद नहीं, चंद्रमा होता है चंदा मामा। दूसरा चांद इमेज में करने लग गया ना, वो तो कोई और है, आपके कॉलेज में भी होगी, नहीं है, चलो कोई बात। अब मैं क्या है घर पे हूँ तो घर पे ज्यादा बोल नहीं सकता ना इसके बारे में, राइट। तो ये जो मैंने आपको बना के दिखाया ये एक रफ डायग्राम है। इसका अच्छा वाला जो डायग्राम है वो बुरी चॉइस में बना हुआ है स्टूडेंट। आपको इस तरीके का डायग्राम बना करके आना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है आपको। सेंट्रल सर्कल खींचना, इसके आगे प्री सेंट्रल सर्कल खींचना, इसके आगे पोस्ट सेंट्रल सर्कल खींच। बाकी आपको लोब तो पता ही है स्टूडेंट, आप बना लोगे, बड़ा आसान है। अब स्टूडेंट हमको एक एक लोब के बारे में डिटेल में पढ़ना है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं स्टूडेंट फ्रंटल लोब के बारे में। सेंट्रल सर्कल जो होता है ना, इसके इंटीरियर में होता है हमारा क्या, फ्रंटल लोब। तो यहाँ पर इंटीरियर टू सेंट्रल सर्कल की लोकेशन लिख देना है आप, और लेटरल सर्कल के अबोव में होता है। तो ये हमारा क्या लेटरल सर्कल है, इसके अबोव में क्या है हमारा फ्रंटल लोब। इसकी लोकेशन किस तरीके से लिखोगे आप, सेंट्रल सर्कल के सामने होता है, लेटरल सर्कल के ऊपर होता है, अबोव में होता है। ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, इसको बोलते हैं हम लोग प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। यही हमारे डिसीजन मेकिंग, जो हमारे दिमाग लगाती है, जो मतलब लॉजिकल थिंकिंग जो होती है वो कंट्रोल होती है हमारे पीएफसी से, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स से कंट्रोल होती है। और फ्रंटल जो पार्ट जो होता है ना, ये क्या होता है, ये वॉलंटरी मोटर फंक्शन को चलाता है। मतलब यहाँ पर आपको लिख करके पढ़ा रहा हूँ, आप जो अपनी वाली के साथ में जाकर के घूमते हो पार्क में, अपने हाथ मिलाते हो, आप गले मिलते हो, गले तो नहीं मिलते, ये थोड़ा ज्यादा हो गया, कुछ भी काम करते हो स्टूडेंट, वो जो वॉलंटरी मोटर फंक्शन जो होते हैं वो हमारे कौन कंट्रोल करता है, फ्रंटल लोब करता है। और स्टूडेंट जो आपको मोटिवेशन आती है ना अंदर से कि आग लगा दूंगा अब तो पूरा पढ़ दूंगा, तो ये सारी कौन करता है, यहाँ पर फ्रंटल लोब करता है। और आप जब इमोशन हो जाते हैं, जब आपको जब बहुत ज्यादा प्यार आ रहा होता है किसी के ऊपर, आप हंस रहे होते हैं, आप रो रहे होते हैं, तो जो इमोशन वाला जो कंट्रोल होता है कौन करता है, हमारा फ्रंटल लोब। एग्रेशन, एग्रेशन मतलब कि गुस्सा, कबीर सिंह याद करो, कबीर सिंह क्या करता है, बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, वायलेंट हो जाता है, तो वो भी कौन कंट्रोल करता है, हमारा फ्रंटल कॉर्टेक्स कंट्रोल करता है, फ्रंटल लोब कंट्रोल करता है। और अवेयरनेस ऑफ सेल्फ और हाई कॉग्निटिव फंक्शन, मतलब कि सेल्फ की अवेयरनेस, मतलब खुद के बारे में जानने की अवेयरनेस, और हाई कॉग्निटिव फंक्शन को कौन कंट्रोल करता है, हमारा फ्रंटल लोब करता है। अब बात करते हैं स्टूडेंट पैराइटल लोब। सेंट्रल सर्कस के पीछे प्रेजेंट होता है, पोस्टीरियर टू सेंट्रल सर्कस, और लेटरल सर्कस के अबोव में प्रेजेंट होता है। इसके फंक्शंस क्या होते हैं स्टूडेंट, फंक्शंस ये होते हैं स्टूडेंट कि ये स्मेल, हियरिंग और विजन के अलावा ये सारे जितने भी सेंसरी इंफॉर्मेशन होते हैं, जैसे कि स्टूडेंट टेस्ट हो गया, ये स्किन सेंसेशन होती है, इन सारी सेंसरी इंफॉर्मेशन जो होती है ना स्टूडेंट, उसको इवोल्यूट करने का काम और उसको रिसीव करने का काम कौन करता है, हमारा पैराइटल लोब करता है। आपकी जो फेवरेट क्रश थी उसने आपको टच किया, ठीक है, तो वो सेंसेशन किसके थ्रू जाएगी, वो जाती है हमारे पैराइटल लोब के कारण। स्पेशल ओरिएंटेशन एंड परसेप्शन में भी इसका इन्वॉल्वमेंट होता है, किसका, पैराइटल लोब का। फिर हम पढ़ते हैं स्टूडेंट ऑक्यूपिटल लोब के बारे में। ऑक्यूपिटल लोब आपको पता है स्टूडेंट, विजुअल इनपुट के लिए काम होता है। आप सोच रहे होंगे यहाँ पर डॉटेड लाइन क्यों बना रहे, यहाँ पर क्या होता है, पैराइटल ऑक्यूपिटल सर्कस जो होता है इमेजिनरी होता है। क्या होता है, इमेजिनरी होता है। ये जो पैराइटल ऑक्यूपिटल सर्कस की जो इमेजिनरी लाइन है, इसके पीछे होता है हमारा क्या, ऑक्यूपिटल लोब। फिर स्टूडेंट टेम्पोरल लोब, टेम्पोरल लोब के बारे में आपको क्या ही बताऊं मैं, आपको पता होगा स्टूडेंट की टेम्पोरल लोब जो होता है कहाँ पर होता है, बिलो द लेटरल सर्कस, लेटरल सर्कस के नीचे प्रेजेंट होता है हमारा टेम्पोरल लोब। और ये जो प्री ऑक्यूपिटल नोज जो होता है ना स्टूडेंट, इसके आगे होता है हमारा टेम्पोरल लोब। तो अब बिलो लेटरल सर्कस इन फ्रंट ऑफ प्री ऑक्यूपिटल नोज का फंक्शन क्या होता है, टेम्पोरल लोब के पास में क्या होता है, यहाँ पर कान होते हैं, कान का काम क्या होता है स्टूडेंट, सुनना होता है। तो हियरिंग और स्मेल की जो सेंसेशन होती है उसको रिसीव और इवोल्यूट करने का काम को करता है हमारा टेम्पोरल लोब, और ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी मेमोरी में। तो हमने यहाँ पर सारे के सारे लोब अच्छे से देख लिए। मैंने आपको इसका डायग्राम बना के दिखाया, आपको इस तरीके का डायग्राम बना करके आना है एग्जाम में। और स्टूडेंट इसकी मैंने यहाँ पर आपके लिए टेबल भी दे दी, तो आप टेबल बना देना इस तरीके से। मतलब कि स्टूडेंट ये जो डायग्राम है इसको मैंने यहाँ पर टेबल के फॉर्म में लिख दिया है, तो आपको भी आंसर बनाने के लिए इस तरीके से लिखना पड़ेगा। ट्रांसफर सेक्शन ऑफ मिड ब्रेन एट सुपीरियर कॉलिकुलर। सबसे पहले जो मिड ब्रेन क्या होता है, मिड ब्रेन होता है, ये है हमारा फोर ब्रेन और ये हमारा हैंड ब्रेन। फोर ब्रेन और हैंड ब्रेन के बीच में होता है हमारा मिड ब्रेन। अच्छा, ये मिड ब्रेन क्या होता है, मेसेंसेफेलोन, जो कि किसको कनेक्ट करता है, फोर ब्रेन और हैंड ब्रेन को कनेक्ट करता है। अब फोर ब्रेन क्या होता है, फोर ब्रेन मैंने आपको बताया था, सेरिब्रम वाला मैंने आपको कब बताया। तो जो सेरिब्रम वाला पार्ट होता है उसको बोलते हैं हम लोग फोर ब्रेन, और हैंड ब्रेन में क्या क्या आता है हमारा, पोन्स और सेरिबेलम। तो सेरिब्रम और पोन्स और सेरिबेलम को कनेक्ट कौन करता है, मिड ब्रेन। स्टूडेंट ये वाला डायग्राम देखो, यहाँ पर देखो ये ब्रेन स्टेम है। अब स्टूडेंट यहाँ पर ये जो आपको दिख रहा है ना, ये वाला पोर्शन, यहाँ पर ये जो आपको पोर्शन दिख रहा है स्टूडेंट, ये वाला, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, मिड ब्रेन। और स्टूडेंट इसके ऊपर से आपको दो ओवा टाइप दिख रही होगी, क्या बोलते हैं हम लोग, कॉलिकुलस बोलते हैं। एक ऊपर की तरफ होता है तो सुपीरियर कॉलिकुलस, एक की तरफ होगा तो इंफीरियर कॉलिकुलस। तो स्टूडेंट जो सुपीरियर कॉलिकुलस होते हैं वहां से पास कर रहे होते हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूक्लियाई और नर्व, जो कि कंट्रोल करते हैं हमारे ओक्यूलर रिफ्लेक्सेस, पुपिलरी रिफ्लेक्सेस, मोटर कोऑर्डिनेशन। हम क्या कर रहे हैं, ये ब्रेन है, ब्रेन को हमने इस तरीके से कट कर दिया। हमारा सुपीरियर कॉलिकुलस था, ये ऊपर की साइड क्या था, सुपीरियर कॉलिकुलस। अब हम इसको यहाँ से कट करेंगे और ऊपर से देखेंगे स्टूडेंट। अगर हम इसको कट करके देखेंगे तो हमको दिखेगा कुछ ऐसा, ऐसा दिखेगा, ऐसा। सबसे पहले हम देखते हैं डायग्राम में। डायग्राम में सबसे पहले आपको
दिख रहा है ये सुपीरियर कॉलिकुलस। क्या दिख रहा है? सुपीरियर कॉलिकुलस। अब स्टूडेंट ये मिड ब्रेन से क्या निकलती है? कुछ क्रेनियल नर्व निकलती है, जैसे कि ओकुलोमोटर नर्व। ओकुलोमोटर नर्व जिसके बारे में हम पढ़ेंगे अभी, इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो। तो स्टूडेंट यहाँ पर होता है हमारा क्या? सुपीरियर कॉलिकुलस। इतनी बात समझ आई। उसके बाद होता है स्टूडेंट यहाँ पर एक एक्विडक्ट होता है। क्या होता है? एक्विडक्ट। ये हमारा क्या है? वेंट्रिकल। ये लाइन दिख रही है आपको? ये लाइन, इसको बोला जाता है सेरिब्रल एक्विडक्ट। ये हमारा सुपीरियर कॉलिकुलस है, ये कहाँ पर प्रेजेंट है? हमारे सेरिब्रल एक्विडक्ट के पीछे प्रेजेंट है। यहाँ पर हम लिख देंगे ये हमारा क्या है? एक्विडक्ट है, और ये हमारा क्या है? सुपीरियर कॉलिकुलस है। सुपीरियर कॉलिकुलस का लेवल जो होता है वो ऊपर की साइड पे होता है। स्टूडेंट बस आप देखते जाओ कि क्या क्या होता है। एनाटॉमी का मतलब ये होता है, ठीक है? हम देखते हैं कि क्या क्या होता है, वही हमको लिखना होता है एग्जाम में। स्ट्रक्चर स्टडी करना होता है, स्ट्रक्चर स्टडी करने के बाद जो भी वहाँ पर होता है लिखना होता है। अब सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर एक्विडक्ट के बारे में। अब ये जो एक्विडक्ट होता है, यहाँ से निकलती है हमारी एक नर्व निकलती है, बहुत इंपॉर्टेंट नर्व, वो है हमारी ओकुलोमोटर नर्व न्यूक्लियस। इसके साथ साथ निकलता है एक एडिंगर वेस्टफाल न्यूक्लियस। देखिए ओकुलोमोटर नर्व का ही पार्ट, एक ओकुलोमोटर का मेन न्यूक्लियस निकलता है जिसको बोलते हैं हम लोग ओकुलोमोटर नर्व न्यूक्लियस, और एक सपोर्टिव पार्ट निकलता है जिसको हम बोलते हैं एडिंगर वेस्टफाल न्यूक्लियस। ओकुलोमोटर नर्व के न्यूक्लियस के ऊपर यहाँ पे प्रेजेंट होता है हमारा मेसेंसेफेलिक न्यूक्लियस है 5 क्रेनियल नर्व का मेसेंसेफेलिक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है यहाँ पर, इसको बोलते हैं ट्राइगेमिनल नर्व। फिर आप देखो स्टूडेंट यहाँ पर प्रेजेंट होती है ये माला। अब माला है तो क्या बोलेंगे इसको? लेमिनिस्कस बोलेंगे। ये क्या है? मोती है। मोती मतलब होता है लेमिनिस्कस। माला की क्या होती है? मोती। अब ये जो मोती है स्टूडेंट एक ऊपर की तरफ है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? सुपीरियर लेमिनिस्कस। एक ट्राइगेमिनल नर्व की तरफ है, इसको क्या बोलेंगे? ट्राइगेमिनल लेमिनिस्कस। और एक होता है हमारा मिडल लेमिनिस्कस, ऐसे ही इस साइड पे भी होगा। उसके बाद में स्टूडेंट अंदर की तरफ जाते हैं। अंदर की तरफ होता है यहाँ पर रेटिकुलर फॉर्मेशन होता है। उसके नीचे स्टूडेंट यहाँ पर प्रेजेंट होता है हमारा मीडियन लॉन्गिट्यूडिनल बंडल। मीडियन लॉन्गिट्यूडिनल बंडल क्या होता है वो हम आगे पढ़ेंगे। स्टूडेंट आप देखो यहाँ पर कुछ नर्व फाइबर होते हैं जो कि कंडेंस हो जाते हैं। कंडेंस होकर क्या बनाते हैं? न्यूक्लियस बनाते हैं। वो कैसा होता है? लाल कलर का होता है, उसका नाम पड़ गया रेड न्यूक्लियस। तो ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है? हमारा रेड न्यूक्लियस। उसके बाद में प्रेजेंट होता है हमारा यहाँ पर एक ग्रे मैटर का प्रेजेंट होता है पार्ट, इसको बोलते हैं हम लोग सब्सटेंशिया निग्रा। ये सब्सटेंशिया निग्रा है, ये कनेक्ट करता है किसे? हमारे ये जो आप देख रहे हैं ना, ये इसको क्या बोलते हैं हम लोग? क्रस सेरिब्रम, जिसमें टेम्पोरोपोंटाइन, पेराइटोपोंटाइन, ओक्सीपिटोपोंटाइन नर्व फाइबर जो होते हैं वो पास कर रहे होते हैं। तो ये सब क्या है? फाइबर्स हैं जिनके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। ये हमारा क्या है? पोस्टीरियर पोजीशन है। अब पोस्टीरियर पोजीशन में यहाँ पर एक टेगमेंटल डेकोजिशन प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं डोर्सल टेगमेंटल डेकोजिशन। एक एंट्री में होता है, इसको क्या बोलते हैं? वेंट्रल टेगमेंटल डेकोजिशन। जो हमारा ब्रेन होता है वो किससे बनता है? व्हाइट मैटर और ग्रे मैटर से बनता है। तो यहाँ पर भी व्हाइट मैटर और ग्रे मैटर न होना, तो सिर्फ व्हाइट मैटर और ग्रे मैटर कहाँ होता है वो मैं आपको बताता हूँ। जो ग्रे मैटर होता है वो बीच में होता है, और बाकी सारा क्या है हमारा? व्हाइट मैटर। इसके आसपास क्या है? व्हाइट मैटर। फिर आप देखो ग्रे मैटर के स्ट्रक्चर कौन कौन से हैं? ग्रे मैटर मैंने आपको बताया बीच में होता है, तो कौन कौन से स्ट्रक्चर होते हैं? देखो एक तो हमारा ओकुलोमोटर नर्व का न्यूक्लियस बह रहा था, ओकुलोमोटर नर्व का न्यूक्लियस बहेगा, ये हो गया हमारा ओकुलोमोटर नर्व का न्यूक्लियस। इसके बाद स्टूडेंट यहाँ पर एडिंगर वेस्टफाल का न्यूक्लियस भी बहेगा, तो ये हो गया हमारा एडिंगर वेस्टफाल न्यूक्लियस। उसके बाद मेसेंसेफेलिक न्यूक्लियस और ट्राइगेमिनल नर्व। स्टूडेंट ये हमारा ग्रे मैटर है, इसका लेटर पार्ट ये वाला है, तो लेटर पार्ट में क्या प्रेजेंट है? हमारा मेसेंसेफेलिक न्यूक्लियस और ट्राइगेमिनल। फिर आप देखो स्टूडेंट यहाँ पर प्रीटेक्टर न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। प्रीटेक्टर न्यूक्लियस जो होते हैं वो सुपीरियर कॉलिकुलस के डीप में प्रेजेंट, और वो लाइट रिफ्लेक्ट के लिए हेल्प करते हैं। मान लो स्टूडेंट आप अंधेरे में जा रहे हो, अब आप अंधेरे में किससे जाओगे? टॉर्च लेके जाओगे। अब आप टॉर्च लेके गए स्टूडेंट अंधेरे में, कि आपके कंधे में मैंने हाथ रखा इस तरीके, हेलो कौन है? इस तरीके से मैंने आपके ऊपर हाथ रखा। स्टूडेंट आप पीछे मुड़ के देखोगे, आप मेरे मुंह पे टॉर्च मारोगे ना कि कौन है, देखता हूँ पीछे। स्टूडेंट आपने मेरे मुंह पे टॉर्च मारी, एक के ऊपर से अंधेरा। अंधेरे में क्या होता है स्टूडेंट? अंधेरे में हमारा जो पुपिल होता है वो बड़ा होता है। पुपिल क्या होता है? ये जो हमारी जो आंख है इसके बीच में प्रेजेंट होता है हमारा पुपिल, ठीक है, जिसमें से लाइट एंटर कर सकती है। इसके आसपास क्या होता है? आइरिस जो कि लाइट रे को रोकता है। अब स्टूडेंट होता क्या है कि जो पुपिल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट या फिर एक्सपांड होता है। अब आपने मेरी आंखों में लाइट डाली, मेरी कंडीशन कैसे थी पुपिल की? उसका पुपिल जो था वो बड़ा था। क्यों बड़ा था? ताकि ज्यादा से ज्यादा लाइट अंदर जा पाए और मैं ज्यादा से ज्यादा देख पाऊँ, कि अंधेरा था तो पहले ही लाइट कम थी। और हमने क्या किया? फिर उसके ऊपर एकदम से टॉर्च डाली, तो स्टूडेंट पुपिल क्या होता है? छोटा होने लग जाता है। वो जो स्टूडेंट काम करता है छोटा होने का, वो कौन कराता है? प्रीटेक्टाइल न्यूक्लियस। इसी तरीके से हम लोग फनी में पढ़ते जाएंगे। उसके बाद स्टूडेंट आता है हमारा क्या? रेड न्यूक्लियस। जब मैं आपको बेसल गैंग्लिया पढ़ा रहा हूँ स्टूडेंट, जब बात करेंगे हम लोग रेड न्यूक्लियस के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। लार्ज होता है, राउंडेड होता है, टेगमेंटम में होता है। अब टेगमेंटम क्या होता है? आप ये वाला पार्ट जो होता है टेगमेंटम होता है, और इसके नीचे वाला पार्ट कौन सा होता है? क्रस सेरिब्रम। टेगमेंटम में इतने सारे स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं स्टूडेंट, क्रस सेरिब्रम में स्पॉन्टाइन फाइबर प्रेजेंट होता है। फिर आप देखो स्टूडेंट ये क्या होता है? लार्ज होता है, राउंडेड होता है, टेगमेंटम प्रेजेंट होता है। लार्ज होता है, राउंडेड होता है, और टेगमेंटम में ही प्रेजेंट। इसके बाद स्टूडेंट आता है हमारा सब्सटेंशिया निग्रा। सब्सटेंशिया निग्रा एक ग्रे मैटर से बना हुआ एक बैंड होता है जो कि यहाँ पर प्रेजेंट होता है, और ये मोटर कंट्रोल में इंपॉर्टेंट होता है। अब पढ़ते स्टूडेंट व्हाइट मैटर। व्हाइट मैटर क्या होता है? देखो यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं टेक्टोस्पाइनल और टेक्टोबल्बर ट्रैक्ट। किसमें प्रेजेंट होते हैं? डोर्सल टेगमेंटल डेकोजिशन। अब स्टूडेंट टेक्टोस्पाइनल वर्ड का आप डिफरेंशिएट करोगे तो आपको समझ में आएगा ये वर्ड बना है टेक्टम से। टेक्टम भी एक स्ट्रक्चर होता है पूरे कॉलिकुलस से पोस्टीरियर में प्रेजेंट होता है, और एक होता है टेक्टोबल्बर ट्रैक्ट। टेक्टम और स्पाइनल कॉर्ड के बीच वाला ट्रैक्ट को क्या बोलेंगे? टेक्टोस्पाइनल ट्रैक्ट बोलेंगे, और इसी तरीके से हम बोलेंगे टेक्टोबल्बर। और ये क्रॉस कहां से करते हैं? डोर्सल टेगमेंटल डेकोजिशन से करते हैं। जैसे जैसे लेक्चर आगे बढ़ेगा सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। अभी बस इन टाइप को याद रखना है, आपको लेक्चर खत्म होते हैं पूरा समझा दूंगा मैं। देखो उसके बाद में क्या होता है? हमारा रूब्रो स्पाइनल ट्रैक्ट होता है स्टूडेंट। रूब्रो मतलब रेड न्यूक्लियस। अब रेड न्यूक्लियस से जो स्पाइनल कॉर्ड की तरफ जाएगी इसको क्या बोलेंगे हम लोग? रूब्रो स्पाइनल ट्रैक्ट। और ये कहां से क्रॉस करते हैं स्टूडेंट? वेंट्रल टेगमेंटल डेकोजिशन। तो ये हमने यहाँ पर दो चीजें पढ़ी, कौन कौन सी? एक होता है टेक्टोस्पाइनल ट्रैक्ट, एक होता है टेक्टोबल्बर ट्रैक्ट जो कि डोर्सल टेगमेंटल से पास करता है। एक होता है हमारा रूब्रो स्पाइनल
स्पाइनल ट्रैक जो कि पास करता है वेंट्रल टेगमेंटल डिवीजन। डोर्सल टेगमेंटल डिवीजन कौन पास करेगा? टेक्टो स्पाइनल और टेक्टो बल्बर। और वेंट्रल टेगमेंटल डिवीजन कौन पास करेगा? हमारा रिब्स स्पाइनल ट्रैक। फिर आप देखें स्टूडेंट यहाँ पर प्रेजेंट होता है हमारा मीडियल लॉन्गिट्यूडिनल बंडल। स्टूडेंट जो मीडियल लॉन्गिट्यूडिनल बंडल होता है वो क्या होता है? हमारे आंख और जो हेड होता है, हेड का मूवमेंट होता है, उसको कोऑर्डिनेशन में लाता है। स्टूडेंट फिर हम पढ़ते हैं माला के बारे में। माला की क्या होती है? मोतियां, मोती को बोलते हैं लेमिनिस्का। स्टूडेंट लेमिनिस्का कौन सी प्रेजेंट है यहाँ पर? हमारे पास आप मिडिल लेमिनिस्का, स्पाइनल लेमिनिस्का, फिर ट्राइगेमिनल लेमिनिस्का। अब ये जो आपको दिख रहा है स्टूडेंट यहाँ पर क्रस सेरेब्रम प्रेजेंट है। क्रस सेरेब्रम में कुछ पोंटाइन फाइबर प्रेजेंट है। इनकी बात हम आगे करेंगे, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हमने देख लिया स्टूडेंट ग्रे मैटर का स्ट्रक्चर कौन से होते हैं, हमने देखा व्हाइट मैटर का स्ट्रक्चर कौन से। व्हाइट मैटर कहाँ पे होता है? पेरीफेरी में होता है। इसको हम डायग्राम के थ्रू भी देख लेते हैं। देखो यहाँ पे क्या क्या प्रेजेंट है। यहाँ पर हमारे मीडियल लॉन्गिट्यूडिनल बंडल प्रेजेंट है व्हाइट मैटर में। ये क्या करता है? ये हमारे आई और हेड के कोऑर्डिनेशन में मदद करता है। फिर माला की मोती है यहाँ पर लेमिनिस्का से, एक सुपीरियर लेमिनिस्का से, टेगमेंटल लेमिनिस्का से, और यहाँ पे क्या है हमारा मीडियल लेमिनिस्का। अब स्टूडेंट इसके फंक्शन के बारे में जानते हैं। तो सुपीरियर कॉलिकुलस का फंक्शन क्या होता है? देखो सुपीरियर कॉलिकुलस क्या करता है? एक होता है सुपीरियर कॉलिकुलस, एक होता है हमारा इंफीरियर कॉलिकुलस। हेड और आई के बीच में जो रिफ्लेक्स वाले मूवमेंट होते हैं ना, उसको कौन कराता है? हमारा सुपीरियर कॉलिकुलस। जब भी कोई विजुअल स्टिमुलेशन आती है तो हेड और आई के बीच में रिफ्लेक्स मूवमेंट कौन कराएगा? सुपीरियर कॉलिकुलस। और स्टूडेंट ईयर और हेड के बीच में कौन कोऑर्डिनेशन कराता है? हमारा इंफीरियर कॉलिकुलस। कान हमारे आंखों के नीचे है, राइट? आंखों के नीचे तो क्या बोलेंगे हम लोग इसको? इंफीरियर कॉलिकुलस में होते हैं। उसमें जो आई वाला पार्ट है, आई के फंक्शन को कौन कराएगा? हमारे सुपीरियर कॉलिकुलस कराएगा। अब स्टूडेंट हम लोग जानते हैं यहाँ पर प्री टेक्टाइल न्यूक्लियस के बारे में। मतलब कि ये लाइट रिफ्लेक्स को मीडिएट करता है। लाइट रिफ्लेक्स में आपको समझा चुका हूं क्या होता है। स्टूडेंट कॉन्सेंसुअल रिफ्लेक्स भी कराता है। फिर आप देखो स्टूडेंट रेड न्यूक्लियस। रेड न्यूक्लियस क्या कराता है? देखो मोटर कोऑर्डिनेट। और ये क्या कराता है? इनहिबिटरी इफेक्ट मसल टोन कराता है। फिर हम पढ़ते हैं सबटेंशन कराता है। स्टूडेंट ये हाथ मुंह कर रहा है, आपको पढ़ा रहा हूं, ये किससे पढ़ा रहा हूं? वॉलंटरी मूवमेंट है। वॉलंटरी मूवमेंट यहाँ पर रेगुलेट हो रहा होता है, जो कि किससे होता है? सबटेंशियल निग्रा से। अब हमने पढ़ लिया यहाँ पर ट्रांसवर्सन ऑफ मिडब्रेन एट सुपीरियर कॉलिकुलस। अब हम इसकी देखते हैं यहाँ पर क्लिनिकल एनाटॉमी। सबसे पहले हम क्लिनिकल एनाटॉमी पढ़ेंगे वेबर सिंड्रोम। वेबर सिंड्रोम कहाँ पर आएगा? ओकुलोमोटर नर्व में भी आएगा, जिसमें आपको ओकुलोमोटर नर्व की क्लिनिकल एनाटॉमी पढ़ा रहा हूँ। तो हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं वेबर सिंड्रोम। वेबर सिंड्रोम में क्या होता है? लीजन हो जाता है। लीजन कहाँ पर होता है? एक ओकुलोमोटर नर्व में होगा और एक कोर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट में होगा। कोर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट क्या होता है? सेरिब्रल पेडंकल में कुछ फाइबर्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं कोर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट, जो कि वेंट्रल मिडब्रेन में प्रेजेंट। अब जो ब्रेन जो होता है वो दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक राइट पार्ट, एक लेफ्ट पार्ट। तो कुछ नर्व्स जो होते हैं जो राइट में होते हैं, ध्यान देंगे मेरी बात, जो राइट में होते हैं और राइट में ही जाते हैं। बट कुछ नर्व ऐसे होते हैं जो राइट में होते हैं और लेफ्ट में जाते हैं। ये जो मैं लेफ्ट वाला हैंड मूव कर रहा हूँ, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? हमारा राइट वाला रेवे के लिए। ये जो मैं राइट हैंड यूज कर रहा हूँ, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? हमारा लेफ्ट वाला रेवे। कुछ नर्व जो होते हैं वो राइट में होते हैं और राइट में जाते हैं। कुछ नर्व जो होते हैं वो राइट में होते हैं पर लेफ्ट में जाएंगे। तो कुछ नर्व जो होते हैं वो कहाँ पे जाएंगे? राइट में ही जाएंगे। और कुछ नर्व जो होंगे कहाँ पे जाएंगे? हमारे राइट लेफ्ट। ये जो नर्व है हमारी ओकुलोमोटर नर्व, ये है हमारा क्या? कोर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट। कोर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट कहाँ पे जाता है? राइट में होकर के लेफ्ट में जाता है। जो ओकुलोमोटर नर्व है वो अगर राइट में है तो राइट में ही जाएगा। अब इसमें देखो होता क्या, अगर इन दोनों का लीजन हो जाएगा, हमने देखा वेबर सिंड्रोम में इसका लीजन हो जाता है। अगर इसका लीजन हो गया तो क्या होगा? यहाँ पर ये दोनों यहाँ से कट जाएगी। ओकुलोमोटर नर्व अगर लीजन हो गया, राइट वाला जो रीजन वो क्या हो जाएगा? डैमेज हो जाएगा। राइट वाला रीजन क्या हो जाएगा? पैरालाइज हो जाएगा ना, राइट? ओकुलोमोटर नर्व ने काम करना बंद कर दिया, राइट में जा रही थी, क्या हो जाएगा? ये पैरालाइज। अब उसमें जिस साइड में याद करना है बात, ठीक है, दिमाग में डालना। अब उसमें जिस साइड पे लीजन हुआ है, अगर उसी साइड पे पैरालाइज हुआ पर आधे बात में हो रहा है, क्या बोलेंगे? हेमीप्लेजिया। देखो स्टूडेंट पैरालिसिस होता है ना, उसको बोलते हैं हम लोग प्लेजिया। अब अगर स्टूडेंट यहाँ पर आधे पार्ट में हो रहा है प्लेजिया, उसको क्या बोलेंगे? हेमीप्लेजिया। फिर क्या होता है स्टूडेंट? देखो यहाँ पर मिड लाइन के राइट साइड पे क्या हो गया? यहाँ पर लीजन हो गया। अगर स्टूडेंट राइट वाले रीजन में लीजन हुआ है और राइट वाला पार्ट ही पैरालाइज हो गया, इसको हम बोलते हैं इप्सिलेटरल हेमीप्लेजिया। बट अगर राइट साइड में लीजन हुआ है और वो कहाँ पे जा रहा था? लेफ्ट में जा रहा था, लेफ्ट वाला पार्ट क्या जाएगा? पैरालाइज हो जाएगा। राइट में लीजन हुआ और लेफ्ट वाला पार्ट पैरालाइज। इस चीज को बोलते हैं स्टूडेंट कॉन्ट्रास्ट। राइट और लेफ्ट में कॉन्ट्रास्ट आ रहा है, तो यहाँ पर बोलते हैं हम लोग इसको कॉन्ट्रालेटरल हेमीप्लेजिया। तो वेबर सिंड्रोम में क्या होता है? लीजन साइड होती है, ओकुलोमोटर नर्व और कोर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट होते हैं। ओकुलोमोटर नर्व अगर राइट साइड में बह रही है तो राइट साइड में ही जाएगी, और जो कोर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट वो कहाँ में जाएगी? अगर राइट में बह रही है तो लेफ्ट में जाएगी, लेफ्ट में बह रही है तो राइट में जाएगी। फिर स्टूडेंट इसकी क्लिनिकल फीचर देखते हैं हम लोग। ओकुलोमोटर नर्व होती है वो क्या दिखाती है? इप्सिलेटरल पाल्सी दिखाती है। इप्सिलेटरल का मतलब मैंने आपको समझा दिया क्या होता है। अब इसके सिम्टम्स क्या होंगे वो हम देखिए। ओकुलोमोटर नर्व जो होती है वो हमारे जो आईलिड होती है उसका कंट्रोल में करती है। जो आई का जो मूवमेंट होता है उसको कंट्रोल करती है, और जो आईलिड होती है वो ड्रॉप ना हो जाए उसका ध्यान रखती है। यहाँ पे अगर ओकुलोमोटर नर्व डैमेज हो जाएगी तो क्या होगा? यहाँ पे पहले आईलिड है वो ड्रॉप हो जाएगी, तो यहाँ पर क्या हो जाता है? टोसिस हो जाता है। आई डेविएटेड डाउन एंड आउट, बाहर की तरफ निकल जाती है आई। पर यहाँ पर देखने को मिलता है लॉस ऑफ अकोमोडेशन। लॉस ऑफ अकोमोडेशन क्या होता है? ये मेरा पेन है, अगर मैं यहाँ पे दूर रख रहा हूँ, ठीक है, और मैं पास लाता जा रहा हूँ, ठीक है, आई की अकोमोडेशन की पावर होती है कि वो लेंस को एडजस्ट कर ले। अगर वो स्टूडेंट लेंस को एडजस्ट नहीं करेगी तो ये मुझे ब्लड दिखने लग जाएगा एक पॉइंट के बाद। और स्टूडेंट ऐसा भी होता भी है, आप अगर पेन को अगर ज्यादा पास में रख दोगे तो आपको ब्लड दिखने लग जाएगा। तो ये आई की पावर होती है, पावर ऑफ अकोमोडेशन। उस पावर का लॉस हो जाता है, बोलते हैं हम लोग लॉस ऑफ अकोमोडेशन। तो स्टूडेंट जो ओकुलोमोटर नर्व होती है वो कहाँ पे होती है? आंखों में। तो स्टूडेंट आंखों में बहेगी तो क्या होगा? जो आंख वाला जो रीजन है उसको पैरालाइज कर, और जो कोर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट होती है वो पूरी बॉडी में बहेगी। राइट वाली जो कोर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट है वो कहाँ पे जाएगी? लेफ्ट में जाएगी। राइट वाली डैमेज हो गई तो लेफ्ट वाला पूरा पार्ट क्या हो जाएगा? पैरालाइज। तो स्टूडेंट इसको आप याद कर सकते हो किस तरीके से? वेबर डब्ल्यू से वीक बॉडी अपोजिट साइड वाली जो बॉडी होगी वो क्या हो जाएगी?
जाएगी, वीक हो जाएगी। उसी साइड की जो आंख वो क्या हो जाएगी, डैमेज हो, ठीक है। मान लो राइट साइड में लीजन हो गया, अब वहाँ पे बहती क्या हमारी ओक्यूलोमोटर नर्व और कॉर्टिकल स्पाइनल ट्रैक्ट, ठीक है। अब ओक्यूलोमोटर नर्व तो जिस साइड में है उस साइड को अलग पैरालाइज करेगी, पर आंख में है तो आंख में पैरालाइज करेगी, तो आंख में पैरालाइज करेगी, राइट। आंख में तो राइट साइड में अगर लीजन हुआ तो राइट साइड में पैरालाइज करेगी, और जो कॉर्टिकल स्पाइनल ट्रैक्ट पर राइट साइड में है तो वो कहाँ पे जाएगा, लेफ्ट में जाएगा, ठीक है। लेफ्ट वाले रीजन को पूरा अपोजिट साइड ऑफ बॉडी को पैरालाइज कर देगी। नाउ अब मैं आपको ये सारी चीजें नहीं बताऊंगा एक्सीलेटर और कॉन्ट्रालेटरल क्या होता है, ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाए। फटाफट से यहाँ पर होता है हमारा एक बेनेडिक्ट टेस्ट। बेनेडिक्ट टेस्ट नहीं होता, केमिस्ट्री में 12th की याद आ गई। तो यहाँ पर होता है हमारा वेबर सिंड्रोम, और यहाँ पर क्या होता है हमारा बेनेडिक्ट सिंड्रोम। अब बेनेडिक्ट सिंड्रोम क्या होता है, यहाँ पर ओक्यूलोमोटर नर्व पे ही लीजन होता है, बाकी कॉर्टिकल स्पाइनल ट्रैक्ट की जगह यहाँ पर लीजन होता है हमारा रेड न्यूक्लियस और टेगमेंटम पे लीजन हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, एक ओक्यूलोमोटर नर्व में पैरालिसिस हुई तो वहां पर क्या होगा, इप्सिलेटरल ओक्यूलोमोटर पाल्सी देखने को मिलेगी। एक कहाँ पर रेड न्यूक्लियस और एडजेसेंट टेगमेंटम। तो जो रेड न्यूक्लियस और एडजेसेंट टेगमेंटम होते हैं वो राइट में रहते हैं तो लेफ्ट में जाते हैं, लेफ्ट में रहते हैं तो राइट में, ये भी कॉन्ट्रास्ट में होते हैं। तो ये क्या करेंगे, कॉन्ट्रालेटरल ट्री में आ जाएंगे, एटेक्सिया लग जाएगा और इनवॉलंटरी मूवमेंट देखा, मतलब कि पागल हो जाएगा वो, क्योंकि उसमें रेड न्यूक्लियस में फाइबर होते हैं, उसमें उन फाइबर को बोला जाता है डेंटेटोरूबोथैलेमिक ट्रैक्ट। और यहाँ पे इसी के साथ में हमारा ट्रांसफर सेक्शन ऑफ मिड वेरिकोलिकुलस खत्म। अब हम पढ़ने जा रहे हैं ग्लोसोफेरिंजियल नर्व। अब ग्लोसोफेरिंजियल नर्व जो 9 क्रेनियल नर्व होती है, ये एक ना मिक्स नर्व है, सबको सप्लाई करती है। टाइलोफेरिंजियस मसल को सप्लाई करेगी, हमने देखा था हेड एंड नेक वाले पोस्टीरियर एंड थर्ड पार्ट ऑफ टंग को सप्लाई कर रही है, और किसकी सप्लाई कर रही थी, केराटिड साइनस और केराटिड बॉडी को सप्लाई कर रही है। और इसमें आपको इस तरीके से पढ़ाऊंगा कि आपको मजा आए। ग्लोसोफेरिंजियल नर्व कौन सी नर्व है, ये हमारी 9 क्रेनियल, ठीक है, ये हमारी 9 क्रेनियल नर्व है। फिर आप देखेंगे स्टूडेंट यहाँ पे क्या है हमारा, ये क्या है, मिक्स नर्व होती है, मोटर फाइबर, सारे के सारे फाइबर। बट स्टूडेंट ये फंक्शन में कैसी होती है, सेंसरी, मतलब कि जो ऑर्गन होते हैं वो ग्लोसोफेरिंजियल नर्व से ब्रेन की तरफ जा रहे हो तो उसको क्या बोलेंगे, सेंसरी सिग्नल, मतलब सिग्नल जो होता है वो ट्रांसफर कर रहा है। मैंने आपको बता दिया पोस्टीरियर वन थर्ड ऑफ टंग को सप्लाई करते हैं, वो कंट्रीब्यूट करते हैं कहां पर, फेरिंग, इसीलिए इसका नाम पड़ा ग्लोसोफेरिंजियल। ग्लोसो का मतलब होता है टंग और फेरिंजियल का मतलब होता है फेरिंग, इसलिए इसका नाम पड़ा ग्लोसोफेरिंजियल। तो हमने आपको देख लिया कौन सी क्रेनियल नर्व हो, कौन से फाइबर होते हैं, और फिर हमने देखा किसमें प्रीडोमिनेंटली अच्छी होती है। अब जब मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ बच्चे को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन लगता है, तो यहाँ पर अपना फोकस बहुत ज्यादा बढ़ा देना, तो इसको ध्यान से देखना, मैं आपको जो समझा रहा हूँ। तो कोई भी नर्व होती है किस तरीके से होती है, एक होती है एफरेंट, एक होती है एफरेंट। एफरेंट मतलब कि जो सी नर्व ब्रेन की तरफ आ रही होती है उसको क्या बोलेंगे, एफरेंट, और जो सी नर्व ब्रेन से एग्जिट कर रही होती है क्या बोलेंगे, एफरेंट बोलेंगे। उसमें एक होता है जनरल सेंसेशन, एक होता है स्पेशल सेंसेशन। जनरल सेंसेशन में आता है टच, पेन, प्रेशर, और ये सारी बॉडी में कॉमन होता है। और स्पेशल सेंसेशन जैसे कि देखना, सुनना, टेस्ट फील करना, ठीक है, ये कैसे होता है, स्पेशल होता है। हमने यहाँ पर दो चीजें देखी, एफरेंट डिफरेंट और जनरल स्पेशल। अब हम देखते हैं विसरल सोमाटिक। सेंस ऑर्गन जो होते हैं ना दो टाइप के, कौन से टाइप के, एक वो होते हैं जो कि गट ट्यूब और फेरिंजियल डेरिवेटिव से डिराइव है, वो कौन से हैं हमारे, टंग और नोज, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, विसरल, क्या बोलते हैं इसको, विसरल बोलते हैं। बट जो सेंस ऑर्गन एक्टोडर्मल बॉडी वॉल डेरिवेटिव से डिराइव है उनको क्या बोलेंगे हम लोग, सोमाटिक। और सोमाटिक में क्या आता है हमारा, विजन, हियरिंग, बैलेंस। तो ये सारी चीजें मैं पढ़। अब उसमें मैं आपको एक चीज बता दूं, ये हमारा क्या ब्रेन, ठीक है, कोई सी नर्व है वो कहाँ पे जा रही है, ब्रेन में जा रही है, कौन सी सेंसेशन लेके जाएगी, टच, पेन, प्रेशर। तो इसमें कौन सेंसेशन लेके जा रही है, टच, पेन और प्रेशर। और किसकी जा रही है, टंग या फिर नोज की जा रही है। उसमें कौन से ऑर्गन से निकल के जा रही है, लेट सपोर्ट एग्जांपल ले लेते हैं, टंग और नोज से निकल। अब इस फाइबर का नाम क्या होगा वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो ये ब्रेन की तरफ जा रही है, इसका नाम क्या होगा, एफरेंट। उसमें ध्यान देंगे, मैं आपको जो चीज बता रहा हूँ ना वो कहीं पे भी नहीं मिलेगी आप, ठीक है, ये मैंने खुद ने रिसर्च करके स्टडी किया। तो आप देखो यहाँ पर ये ब्रेन की तरफ जा रही है, इसलिए हमने क्या बोला, एफरेंट। टच, पेन, प्रेशर, जो जनरल सेंसेशन होती है उनको ले जाती है, कहाँ पर रहता है, जनरल में। उसके बाद जी कहाँ से आ रही है, टंग से आ रही है। तो ये किससे डरा हुआ, गट ट्यूब या फिर फेरिंजियल डेरिवेटिव से डरा हुआ, तो हमको क्या बोलेंगे, हमने देखा था यहाँ पर विसरल बोला था, तो यहाँ पर आ जाएगा विसरल। तो इस नर्व फाइबर का नाम क्या होगा, देखो ये जनरल सेंसेशन ले जा रही है, विसरल ऑर्गन से ले जा रही है, और एफरेंट मतलब ब्रेन की तरफ आ रही है, तो ये हो गया हमारा इसका नर्व फाइबर। इस तरीके से बाकी सबके भी नाम है उसी तरीके से। देखो आप जीए से है जनरल सोमाटिक एफरेंट, उसी तरीके से एसवीए है स्पेशल विसरल एफरेंट। आप इस तरीके से लॉजिक लगा के आपको याद कर। अब एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा तो अच्छे तरीके से समझ आएगा। अब स्टूडेंट इनके नाम मैंने आपको अच्छे तरीके से समझा दिए हैं, तो आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। देखो अब ये जो फाइबर होते हैं ना स्टूडेंट, ये कहाँ से निकलते हैं, न्यूक्लियस से निकलते। अब ग्लोसोफेरिंजियल नर्व के 5 कंपोनेंट होते हैं। 5 कंपोनेंट आपको याद करने कौन से हैं, वो होता है स्पेशल विसरल एफरेंट, जनरल विसरल, स्पेशल विसरल एफरेंट और जनरल विसरल एफरेंट, एफरेंट। इसके बाद आता है हमारा जनरल सोमाटिक एफरेंट। ये हमारा 5 कंपोनेंट है जो हमको याद करने ग्लोसोफेरिंजियल नर्व के, और ये किस तरीके से होते हैं का पोस्टमार्टम करके मैंने आपको अच्छी तरीके से समझाया। फिर यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है हमारा स्पाइनल कॉर्ड। देखो ये जो 5 कंपोनेंट होते हैं इनके न्यूक्लियस होते हैं अलग अलग। कौन से न्यूक्लियस है, जैसे ये है हमारा न्यूक्लियस एम्बिगस। न्यूक्लियस एम्बिगस से क्या निकलती है, एसवी निकलती है, स्पेशल विसरल एफरेंट। ये क्या करेगी, स्पेशल सेंसेशन ले जाएगी। विसरल है, विसरल में कहा जाएगी जिसका डेरिवेशन गट ट्यूब या फिर फेरिंजियल डेरिवेटिव से हुआ हो। फिर एफरेंट मतलब कि कहां से जाएगी, ब्रेन से जाएगी। तो स्टूडेंट हम देख लेते हैं यहाँ पर इसका स्पेशल विसरल एफरेंट का ऑर्गन कहां से होता है, न्यूक्लियस होता है, और सप्लाई किसको करती है, टाइलोफेरिंजियस मसल को करता है। और इसमें जनरल विसरल एफरेंट होती है वो कहां से ऑर्गेनेट होती है, सीरियर सेलिब्रेटरी न्यूक्लियस, सेक्रेटरी मोटर पेप्टिड ग्लैंड। उसे जो सेक्रेटरी मोटर पाथ हमने पढ़ा था, इसमें मैंने आपको बताया तो ग्लोसोफेरिंजियल नर्व का कोर्स, ये जो ट्रैक्ट है वो वही। फिर आप देखो यहाँ पर होता है स्पेशल विसरल एफरेंट जो कि
टेस्ट सेंसेशन के लिए जाता है 41 पार्ट ऑफ टंग। इसके बाद हम पढ़ते हैं जनरल विसल रेफरेंस, जो कि फेरिंग्स में जनरल सेंसेशन कैरी करता है। और ये कहाँ से ऑर्गेनाइज होता है? ये जो 41 वाला था ये कहाँ से रहता है? न्यूक्लियस ट्रैक्टर सोलिटेरी, उसका आप याद कर सकते हो 16:15। ठीक है, कोई भी पूछे ना कि कितने बजे तो बोल देना 16:15 बजे। फिर आप आता है जनरल विसल रेफरेंस, जो कि फेरिंग्स को सप्लाई करता है। जनरल सेंसेशन किसको सप्लाई करेगा? जैसे टॉन्सिल, सॉफ्ट पैलेट, पोस्टीरियर टंग, ये कहाँ से निकलता है? डोर्सल न्यूक्लियस वेगस से निकलता है। इसके बाद स्टूडेंट आता है हमारा जनरल सोमैटिक एफरेंट। जनरल सोमैटिक एफरेंट किसके सप्लाई करता है? स्टाइलोफेरिंजियस ऑरिकल को सप्लाई करता है। और ये कहाँ से निकलता है? स्पाइनल न्यूक्लियस और ट्राइगोनल नर्व से निकलता है। अब स्टूडेंट मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। देखो, तो यहाँ पर एक सीन इमेजिंग करो कि आप बैठे हो पार्क में बैठे हो और यहाँ पर ये झूले से गिरने वाली आप देखो, आंखों ने इसको देखा तो आंखों में घंटी बजेगी। फिर कहाँ पे जाएगा? ब्रेन में जाएगा। जब ब्रेन में जाएगा तो कौन सी ट्रैक से जाएगा? एक तो ये स्पेशल सेंसेशन, बड़ी स्पेशल सेंसेशन है। एक छोटी है सोमैटिक। सोमैटिक कैसे? यहाँ पे पढ़ा था, जो एक्टोडर्मल बॉडी वर्ल्ड से डेरिवेट है, इसको क्या बोलते हैं? सोमैटिक बोलते हैं। तो जो विजन वाला था वो वाला पार्ट कौन सा? सोमैटिक था। तो सुनिए, आपको पता है सोमैटिक स्पेशल सेंसेशन है, सोमैटिक है। और कहाँ पे जा रहा है? ये ब्रेन की तरफ आ रहा है। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? स्पेशल सोमैटिक एफरेंट। ब्रेन ने बोला ये भैया क्या है, मतलब बहुत सारे करते हैं, शेयर करते हैं, राइट? अभी भी आपके दोस्त देख रहे होंगे तो उनको सुना दो, ईयरफोन लगा के सुन दो भैया, वो पढ़ रहा होगा किसी और चीजों से, आप बैठो यहाँ पर ये चीजें देख रहे हो। पता नहीं है स्टूडेंट, आप पढ़ रहे हो पीछे से आधा तो देख क्या पढ़ रहा है। अच्छा, ये कौन पढ़ा रहा है? अब स्टूडेंट यहाँ पे क्या था? देखो, अब ये ब्रेन है। ब्रेन बोलेगा ये क्या हुआ? जहन्नुम में जन्नत दिखने लगे। तो ब्रेन ने क्या बोला? हल्की सी स्माइल पास कर देता हूँ। ब्रेन किसको बोलेगा? फेशियल एक्सप्रेशन के लिए कौन सी मसल दी जाती? फेशियल मसल दी जाती है। आप देखो स्टूडेंट, ये हमारा ब्रेन है। ब्रेन से फेशियल एक्सप्रेशन में कौन सी नर्व फाइबर ले जाएगी? स्टूडेंट मूवमेंट कराना है, मतलब स्पेशल। तो क्या होगा? स्पेशल। उसके बाद में स्टूडेंट ये कहाँ पे जाती है? हमारी मसल्स में जाती है, और वो भी फेरिंगियल मसल में जाती है। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? विसरल। स्पेशल फाइबर विसरल में जा रही होती है। ओके, और ये ब्रेन से दूर जा रही है, इसलिए क्या होता है? डिफरेंट फाइबर। एक हो गया स्पेशल सेंसेशन, एक हो गया जनरल सेंसेशन का भी एग्जांपल देख लेते। तो जनरल सेंसेशन समझने के लिए पहले हमको पढ़ना पड़ेगा ग्लोसोफेरिंजियल नर्व का कोड, वो हम पढ़ते हैं। तो सुन, आप देखो ग्लोसोफेरिंजियल नर्व का कोड तरीके से इसका ऑर्गन कहाँ से होता है? अपर मेडुला से। ओलिव और इंफीरियर सेरिबेलर पेडंकल होता है, उसके बीच में प्रेजेंट होता है अपर मेडुला, जहाँ से ग्लोसोफेरिंजियल नर्व देती है ऑर्गेनाइज करती है। इसके जो रूट होते हैं वो आकर के मिल गए। अब बनाते हैं स्टूडेंट सुपर गैंग्लियन, और बनाते हैं इंफीरियर गैंग्लियन फोरामन होता है, जिसको बोलते हैं जुगुलर फोरामन। और ये जो सुपर गैंग्लियन होता है ना स्टूडेंट, छोटा होता है, और इंफीरियर गैंग्लियन के साथ बड़ा। तो यहाँ पर हमने वही लिख रखा है, देखो रूटलेट यूनाइट होते हैं, सिंगल ट्रंक बनाते हैं, फिर जुगुलर फोरामन में जाते हैं। और क्या होता है? यहाँ पर दो गैंग्लिया होते हैं, सुपर गैंग्लिया। सुपर गैंग्लिया यहाँ पर स्मॉल होता है, और फोरामन के अंदर की तरफ होता है, ऊपर की तरफ होता है। फिर यहाँ पर इंफीरियर गैंग्लियन होता है, जो क्या होता है? लार्ज होता है, बिलो द फोरामन होता है। आप देख सकते हैं हमारा जुगुलर फोरामन है, ठीक है, हमारा इंफीरियर गैंग्लियन है जो कि लार्ज होता है। फिर आप देखोगे सुन, यहाँ पर इंटरनल कैरोटिड आर्टरी होती है, इंटरनल जुगुलर वेन होती है। इंटरनल कैरोटिड आर्टरी और इंटरनल जुगुलर वेन के बीच में क्या होती है? हमारी ग्लोसोफेरिंजियल नर्व बहती है। उसके बाद में स्टूडेंट ये डिफाइन करती है स्टाइलोइड प्रोसेस से, और रैंक करती है स्टाइलोफेरिंजियस मसल तक। फेरिंग्स में क्या होता है? सुपीरियर और मिडिल कंस्ट्रक्टिव मसल है, जिसको सप्लाई करती है, ठीक है, वहां से पास कर रही होती है। फिर ये टर्मिनेट कर जाते हैं लास्ट में पोस्टीरियर 1/3 पार्ट ऑफ टंग में और फेरिंग्स में। अब स्टूडेंट ये जो मैंने आपको कोड बताया, जहाँ से ये बहेगी वहाँ वहाँ सप्लाई कर देगी। ये है हमारी ग्लोसोफेरिंजियल नर्व, ये इसका सुपीरियर गैंग्लियन, और ये हमारा इंफीरियर गैंग्लियन। यहाँ से निकलती है हमारी ग्लोसोफेरिंजियल नर्व, और यहाँ से दो ब्रांच थी, एक टिम्पैनिक ब्रांच देगी, एक यहाँ से ग्लोसोफेरिंजियल नर्व निकल जाएगी। इसके बाद मैं देती हूँ सुनिए किसके ब्रांच? हमारी कैरोटिड बॉडी होती है और एक कैरोटिड साइनस होता है। उसमें कैरोटिड बॉडी क्या होता है? कॉमन कैरोटिड आर्टरी आई एक्सटर्नल और इंटरनल में डिवाइड हुई। अब इसके बीच में कैरोटिड बॉडी होती है, यहाँ पर एक स्वेलिंग होती है जिसको बोलते हैं कैरोटिड साइनस। जब भी यहाँ पर ब्लड फ्लो होता है, बीपी को मेजर करते हैं। अगर बीपी हाई है तो ब्रेन को सिग्नल देंगे कि बीपी हाई थ्रू द ग्लोसोफेरिंजियल नर्व, और अगर बीपी कम है तो ये भी सिग्नल देते हैं ग्लोसोफेरिंजियल नर्व, ताकि ब्रेन को पता चले कि अच्छा बीपी बढ़ रहा है। इसमें जो ब्लड प्रेशर बढ़ाने वाले जो हार्मोन होते हैं उनको कम करना पड़ेगा। यहाँ पर आर्टरी में डिवाइस लगा होता है, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग? कैरोटिड साइनस और कैरोटिड बॉडी। हो गया हमारा कैरोटिड साइनस। अब उसमें फिर सप्लाई किसको करेंगे? यहाँ पर हमारी सुपीरियर कॉन्स्ट्रक्टिव और मिडिल कॉन्स्ट्रक्टिव से पास कर रही थी, इसको सप्लाई कर देगी। स्टाइलोफेरिंजियस मसल से पास कर रही थी, इसको कर देगी। फिर सॉफ्ट पैलेट, टॉन्सिल और पोस्टीरियर पार्ट ऑफ टंग को सप्लाई कर देती। पैरेटिड ग्लैंड का जो सिक्रेटम मोटर पास था उसको हम वापस रिवाइज कर लेते। देखो सबसे पहले यहाँ पर आता है हमारा टिम्पैनिक ब्रांच होती है, जिसको हम बोलते हैं जैकोब्स नर्व बोलते हैं। ये टिम्पैनिक ब्रांच है। टिम्पैनिक ब्रांच क्या बनती है? टिम्पैनिक प्लेक्सस बनती है। टिम्पैनिक प्लेक्सस क्या बनता है? हमारा लेजर पेट्रोसल नर्व बनता है। लेजर पेट्रोसल नर्व क्या बनता है हमारे यहाँ? ये बन जाता है हमारा ओटी गैंग्लियन में रिले कर जाता है। ओटी गैंग्लियन में रिले करने के बाद ये हमारे सप्लाई कर देता है पैरेटिड ग्लैंड को। तो ये होती है हमारी सिक्रेटम मोटर पाथवे ऑफ पैरेटिड ग्लैंड, जिसको हमने अभी रिवाइज कर। यही आपको जाकर के ग्लोसोफेरिंजियल नर्व का बनाना। तो फिर वही बात है, मैं आपको बता थक गया हूँ। ब्रांच कहाँ होता है? देखो टिम्पैनिक ब्रांच, टिम्पैनिक प्लेक्सस। टिम्पैनिक प्लेक्सस से कहाँ पे जाएगी? लेजर पेट्रोसल नर्व तक जाएगी, ओटी गैंग्लियन में रिले करेगी, पैरेटिड ग्लैंड को सप्लाई करेगी। कैरोटिड ब्रांच किसको सप्लाई करेगी? कैरोटिड साइनस और कैरोटिड बॉडी। कैरोटिड साइनस में कुछ रिसेप्टर होते हैं, इनको बोलते हैं बेलो रिसेप्टर, और वो हाइपरटेंशन ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करते हैं। और कैरोटिड बॉडी के अंदर कीमो रिसेप्टर होते हैं, जो कि ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने में काम करते हैं। वही बात है, ब्लड प्रेशर में काम करते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा फेरिंजियल ब्रांचेस। फेरिंजियल ब्रांचेस में वेगस और सिंपैथेटिक फाइबर के साथ में जुड़ जाते हैं और बना लेते हैं फेरिंजियल प्लेक्सस। इसके बाद में मोटर ब्रांच मतलब कि मसल को देगी, मसल को देगी स्टाइलोफेरिंजियस मसल को देगी। टॉन्सिल ब्रांच टॉन्सिल पैलेट को सप्लाई करेगी। उसके बाद स्टूडेंट लिंगुअल ब्रांच होती है। लिंगुअल ब्रांच किसको सप्लाई कर देता है? हमारी पोस्टीरियर 1/3 पार्ट ऑफ टंग को सप्लाई कर रही है। स्टूडेंट अब हम देखते हैं कि क्लिनिकल एनाटॉमी। हमने देखा ये जो ग्लोसोफेरिंजियल नर्व जो है ये इन
सारी चीज को सप्लाई कर रही होती है। अब स्टूडेंट हम लोग देखेंगे इसका लीजन हो गया तो क्या होगा। अब स्टूडेंट लीजन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, जिसको वो सप्लाई कर रही थी वो सारे काम बंद हो जाएंगे। स्टूडेंट ग्लोसोफेरिंगल नर्व का आइसोलेटेड लीजन जो होता है वो बहुत रेयर होता है, वो भी अगर होता है इसके साथ में होता है वेगस नर्व का इन्वॉल्वमेंट उसमें भी होता है। तो आइसोलेटेड लीजन रेयर होता है और सबसे ज्यादा कॉमन होता है कंप्लीट लीजन। कंप्लीट लीजन में क्या होता है, देखो आप लीजन जो होगा यहाँ पर ही हो गया, यहाँ पर हो गया, पूरी की पूरी सप्लाई कर रही थी ये रुक जाएगी तो क्या होगा यहाँ पर जो ग्लोसोफेरिंगल नर्व है जो काम कर रही थी वो काम नहीं कर पाएगी। मतलब कि तो ये कहाँ सप्लाई कर रही थी, पोस्टीरियर वन पार्ट ऑफ टंग को सप्लाई कर रही थी और वहाँ पर टेस्ट सेंसेशन चले जाएंगे और जनरल सेंसेशन चले जाएंगे। यहाँ पर जो स्टाइलोफेरिंगस मसल होती है वो क्या जाती है, डैमेज हो जाती है, जिसकी वजह से हमको जब हम खाना खाते हैं तो हमको कुछ स्वेलो करने में दिक्कत आती है। ठीक है, डिफिकल्टी स्वेलो, इसको बोलते हैं डिस्फेजिया। उसमें पेट्री ग्लैंड को भी सप्लाई कर रही थी, तो पेट्री ग्लैंड से जो सलाइवा निकलेगा उसको भी बंद कर दी, क्या बनेगा लोज ऑफ सैलिवेशन फ्रॉम पेट्री ग्लैंड। उसके बाद पॉइंट आता है स्टूडेंट यूनिलेटरल लोज ऑफ गैग रिफ्लेक्स। अब स्टूडेंट आप पूछे गैग रिफ्लेक्स क्या होता है। स्टूडेंट आपको कभी वोमिटिंग हुई होगी क्लास में, आपको लग रहा होगा कि वोमिटिंग हो जाएगी, स्टूडेंट फिर भी हम क्या कर लेते हैं, इसको रोक लेते हैं। रोकते कैसे स्टूडेंट, इसी गैग रिफ्लेक्स की वजह से। होता क्या, स्टाइलोफेरिंगस मसल होती है हमारे फेरिंग, वो क्या करती है, वो वोमिटिंग को रोक देती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यूनिलेटरल लोज ऑफ गैग रिफ्लेक्स हो जाएगा। यहाँ पर क्या क्या हो रहा है, देखो यहाँ पर टेस्ट सेंसेशन डिक्रीज हो रहा है, डिस्फेजिया हो रहा है। यहाँ पर मुंह में क्या रहेगी, ड्राइनेस रहेगी, पेलेटेड ग्लैंड सलाइवा निकालती है। अगर पेलेटेड ग्लैंड पैरालाइज हो जाएगी तो क्या होगा, सलाइवा नहीं निकलेगा, सलाइवा निकलेगा तो मुंह का हो जाएगा, सूख जाएगा, मुंह सूख जाएगा तो क्या बोलेंगे इसको, ड्राइनेस ऑफ माउथ। इसके बाद में स्टूडेंट यहाँ पर गैग रिफ्लेक्स क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा, डिसअपीयर कर जाएगा। ये हमारे होगा 4 डी। कौन कौन से हमारे डी, टेस्ट सेंसेशन पोस्टीरियर वन थर्ड पार्ट में डिक्रीज हो जाएंगे, स्वेलिंग में डिफिकल्टी आएगी यानी कि डिस्फेजिया हो जाएगा, ड्राई माउथ हो जाएगा, कोई भी सलाइवा नहीं निकलेगा पेलेटेड ग्लैंड से, डिसअपीयर गैग रिफ्लेक्स हो जाएगा, यूनिलेट। इस तरीके से आप इसको याद कर, लोज ऑफ ग्लोसोफेरिंजियल नर्व 4 डी से इसको याद कर सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं यहाँ पर ओक्यूलोमोटर नर्व। ओक्यूलोमोटर नर्व जो होती है थर्ड क्रेनियल नर्व होती है, उसमें मेनली मोटर नर्व होती है। ग्लोसोफेरिंजियल नर्व कौन सी थी, सेंसरी, यानी कौन सी है, मोटर नर्व। और ये किसको सप्लाई करेगी, एक्स्ट्राओक्युलर मसल को और इंट्राओक्युलर मसल को सप्लाई करती है। और स्टूडेंट ये क्रेनियल नर्व नंबर 4, क्रेनियल नर्व नंबर 6 और क्रेनियल नर्व नंबर 12, इन सारी जो नर्व होती है इसके साथ में कोऑर्डिनेशन में काम करती है। क्रेनियल नर्व नंबर 4, क्रेनियल नर्व नंबर 6, क्रेनियल नर्व नंबर 12 ट्रोक्लियर एब्डुसेंटर हाइपोग्लाइसिस नर्व के साथ में कोऑर्डिनेशन में काम करती है एज अ सोमैटिक मोटर नर्व। अब स्टूडेंट इसका न्यूक्लियस कहाँ पे होता है, मैंने आपको बताया था मिड ब्रेन के सुपराकोलुगस में हमने देखा था, राइट। ये देखो ना आप डायग्राम, ठीक है, हमारा मिड ब्रेन है, मिड ब्रेन का सुपराकोलुगस वाला पार्ट है। अब यहाँ से निकलती है हमारी मेन न्यूक्लियस निकलता है ओक्यूलोमोटर नर्व का, और यहाँ पर एक पार्ट निकलता है जिसको बोलते हैं एडिंगर वेस्टफाल न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के भी सब न्यूक्लियस होते हैं, कौन कौन से होते हैं, एक मेन मोटर न्यूक्लियस होता है जो कि किसको कंट्रोल करता है, एक्स्ट्राओक्युलर मसल को कंट्रोल करेगा, और एक होता है हमारा एडिंगर वेस्टफाल न्यूक्लियस। जो पैरासिम्पैथेटिक नर्व सप्लाई है उसको कौन कंट्रोल करता है, हमारा एडिंगर वेस्टफाल न्यूक्लियस। जो कॉन्स्ट्रिक्टर पुपिला होती है और सिलियरी मसल होती है उन दोनों को कंट्रोल करता है हमारा एडिंगर वेस्टफाल न्यूक्लियस। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं एडिंगर वेस्टफाल न्यूक्लियस क्या होता है, कॉन्स्ट्रिक्टर पुपिला या सिलियरी मसल को कंट्रोल करता है, पैरासिम्पैथेटिक में होता है। अब जो ओक्यूलोमोटर नर्व होती है मैंने आपको बताया ये क्या करती है, कोऑर्डिनेशन करती है। कोऑर्डिनेशन किसके साथ करेगी, तो कौन कौन से ट्रैक्ट होंगे, वो ट्रैक्ट होते हैं, पहला पिरामिडल ट्रैक्ट, दूसरा प्रीटेक्टल न्यूक्लियस, इसके बाद मीडियल लॉन्गिट्यूडनल बंडल, ट्रैक्टर बल्बर ट्रैक्ट। पिरामिडल ट्रैक्ट स्टार्ट करते हैं। फिर आप सोच रहे होंगे ये मैंने यहाँ पर एरो क्यों बना रखी, इस लेक्चर की एक शूटिंग पहले भी कर चुका हूँ, ठीक है, मेरा माइक ऑन नहीं कर रखा था मैंने, तो वो बंद हो गया था तो फिर सब कुछ गड़बड़ हो गया, 3 घंटे तक इसी तरीके से बोलता रहा, ठीक है, और आवाज लेक्चर में रिकॉर्ड हो ही नहीं रही, तो बड़ा बुरा लगता है, तो मैं ये वापस रिकॉर्ड कर रहा हूँ अभी अगर आप देखो टाइम हो रहा है 8 बजे का, सुबह की 6 बजे से उठ गया था मैं, 6 बजे से लेक्चर ही बना रहा हूँ, इसलिए आप देख सकते हो मेरी आंखें जो थोड़ी नींद में हो रखी है। तो आपके लिए एक इतना सेक्रीफाइस बनता है, वॉलंटरी मूवमेंट होते हैं ना वो कंट्रोल करती है हमारी पिरामिडल ट्रैक्ट और ओक्यूलोमोटर नर्व मिलकर। ओक्यूलोमोटर नर्व और प्रीटेक्टल न्यूक्लियस मिलकर क्या करते हैं, लाइट रिफ्लेक्स को कंट्रोल करते हैं, हमने पहले भी देखा। फिर हम देखते हैं ओक्यूलोमोटर नर्व किसके साथ में कंट्रोल करते हैं, 4, 6 और 12 के जो न्यूक्लियाई होते हैं उनके साथ मिल करके मीडियल लॉन्गिट्यूडनल बंडल के थ्रू आई मूवमेंट को कोऑर्डिनेट करते हैं। फिर आप देखो यहाँ पर ओक्यूलोमोटर नर्व जो होते हैं वो क्या करते हैं, ट्रैक्टर बल्बर ट्रैक्ट के साथ मिलते हैं और बनाते हैं विजुओ प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स। अगर मैं इस तरीके से मैंने आपको इस तरीके करता हूँ, ठीक है, इस तरीके क्या होगा, जो आईलेड होगी वो क्या होगी, नीचे आ जाएगी आई को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो वो किसकी वजह से होता है, वो हमारा होता है ओक्यूलोमोटर नर्व और ट्रैक्टर बल्बर ट्रैक्ट की वजह से, ये होता है हमारा विजुअल प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स। अब स्टूडेंट हम लोग ओक्यूलोमोटर नर्व का कोर्स देख लेते हैं। कोर्स में क्या आता है, कोर्स में आता है इंटरनल कोर्स है। इंटरनल कोर्स मतलब कि देखो इसकी शुरुआत होती है एक्विडक्ट से, एक्विडक्ट के ऊपर से निकलता है, ये जाता है टेगमेंटम में, रेड न्यूक्लियस में और सबटांशियल निग्राम, टेगमेंटम में, रेड न्यूक्लियस में और सबटांशियल निग्राम। तो आप देखो टेगमेंटम में जाएगा, रेड न्यूक्लियस में जाएगा, फिर सबटांशियल निग्राम में जाएगा। स्टूडेंट ब्रेन के बेस में एक सल्कस होता है जिसको बोलते हैं ओक्यूलोमोटर सल्कस, ओके, वहां से ये एग्जिट कर जाता है और ये हमारा सुपरकोलुगस है, ये हमारा मिड ब्रेन है। अब स्टूडेंट यहाँ पर एक आर्टरी होती है, एक ऊपर की तरफ होती है, एक नीचे की तरफ, सुपीरियर सेरिबेलर आर्टरी है, और ये क्या पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी, पोस्टीरियर में सेरिब्रल है और सुपीरियर में क्या है, सेरिबेलर है। स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करना वरना नंबर कट सकते हैं। इन दोनों आर्टरी के बीच में बहती है हमारी ओक्यूलोमोटर नर्व, ठीक, किसके बीच में, पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी और सुपीरियर सेरिबेलर आर्टरी। स्टूडेंट ये था क्या हमारा कैवर्नस साइनस। कैवर्नस साइनस में आपको बता दूं यहाँ पर ये हमारा कैवर्नस साइनस है, यहाँ पर स्टूडेंट रूफ और लेटरल में प्रेजेंट होता है हमारा क्या, ओक्यूलोमोटर नर्व। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो, यहाँ से पास करते कहाँ पर जाती है, रूफ लेटरल पास करती है, पोस्टीरियर क्लिनोइड प्रोसेस से अंदर घुस जाती है। ये जो आप देख रहे हो ये क्या है, हमारा पोस्टीरियर क्लिनोइड
प्रोसेस है जिसके थ्रू यहाँ से अंदर घुस जाता है। अब स्टूडेंट कैमरा साइन से निकलती है और दो डिवीजन देती है, एक अपर डिवीजन एक लोअर डिवीजन। तो स्टूडेंट यहाँ पर से निकलती है अपर डिवीजन और लोअर डिवीजन। अपर डिवीजन कहाँ पर जा रहा है, देखो अपर डिवीजन जा रहा है स्टूडेंट लिबर्टल पाइप में सप्लाई करेगा और सुपीरियर रेक्टम को सप्लाई करेगा। दो मसल हो गई हमारी अपर डिवीजन की। और स्टूडेंट ये लोअर डिवीजन में तीन मसल को करता है, मीडियल रेक्टस और इंफीरियर रेक्टस और इंफीरियर ऑब्लिक। ठीक है स्टूडेंट, तो वही लिख रखा है यहाँ पे। स्टूडेंट सुपीरियर ऑर्बिटल फीचर से एंटर करता है ऑर्बिट में और कहाँ पे जाता है, इसके दो डिवीजन होते हैं, अपर डिवीजन और एक लोअर डिवीजन। स्टूडेंट जो अपर डिवीजन तब वो किसको सप्लाई कर रहा था, ये सप्लाई कर रहा था लिबर्टल पाइप में सप्लाई और सुपीरियर रेक्टस को मसल सप्लाई कर रहा था, राइट। तो वही हमने यहाँ पे लिख दिया है। लोअर डिवीजन किसको सप्लाई करेगा, मीडियल रेक्टस, इंफीरियर रेक्टस, इंफीरियर ऑब्लिक को सप्लाई करेगा। बाकी यहाँ पर पैरासिम्पैथेटिक रूट दे देता है सिलियरी गैंग्लियन। तो ये था हमारा कोर्स ऑफ द ओकुलोमोटर नर्व। उसके बाद वही बात है, यहाँ पर वही चीजें आप घुमा फिरा के वही चीजें आपको लिखनी है बार बार ताकि आपका जो आंसर है वो क्या हो सके, बड़ा हो सके। तो यहाँ पर मसल सप्लाई होती है इंट्राओकुलर, आईलिड और इंट्राओकुलर। इंट्राओकुलर मसल को कौन सप्लाई करेगा, सुपीरियर रेक्टस, इंफीरियर रेक्टस, मीडियल रेक्टस और फिर ऑब्लिक को सप्लाई करेगा। बाकी आईलिड की मसल को कौन सी मसल को सप्लाई करेगा, लिबर्टल पाल्पेब्रा सुपरी मसल को सप्लाई करेगा। उसके बाद में इंट्राओकुलर मसल को सप्लाई करता है, पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई देता है, पैरासिम्पैथेटिक में देता है ये स्फिंक्टर पुपिली और सिलियरी मसल को देता है। ओके, डायग्राम में भी देख लो, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ये हमारा ओकुलोमोटर न्यूक्लियस है, ये हमारा एडिंगा वेस्ट। ओकुलोमोटर का जो न्यूक्लियस है वहां पे जाता है अपर डिवीजन देगा और लोअर डिवीजन देगा। ये एडिंगा वेस्ट फाइबर क्या देता है, हमारा पैरासिम्पैथेटिक फाइबर क्या देता है, पैरासिम्पैथेटिक। ये कहां पे रिले करता है, सिलियरी गैंग्लियन में रिले करता है, कॉन्स्ट्रिक्टिव पुपिली मसल और सिलियरी मसल को सप्लाई करता है। स्टूडेंट क्लिनिकल एनाटॉमी में वही बात है, स्टूडेंट ओकुलोमोटर नर्व अगर डैमेज हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, कंप्लीट पैरालिसिस हो जाएगा। अगर कंप्लीट पैरालिसिस होगा तो क्या होगा, यहाँ पर ड्रॉपिंग ऑफ आईलिड ड्रॉप हो जाएगी। लेटरल स्क्विड, ये आपको सेंट्रल दिख रहा है स्टूडेंट, ये लेटरल में चल जाता है, इसे क्या बोलते हैं हम लोग, लेटरल स्क्विड। फिर आप देखो यहाँ पर डायलेट पुपिल देखने को मिलेगा, लेजर अकोमोडेशन देखने को मिलेगा, डिप्लोपिया, डिप्लोपिया मतलब डबल विजन, मतलब कि डबल विजन देखने को मिलेगा, एक के दो दिखेंगे। फिर यहाँ पे देखने को मिलेगा स्लाइड प्रोप्टोसिस, जो कि आपको याद। अब हमको पढ़ना है यहाँ पर पुपिलरी लाइट रिफ्लेक्स के बारे में। तो पुपिलरी लाइट रिफ्लेक्स जो होता है मैंने आपको बता दिया था क्या होता है, उसका एब्सेंट हो जाएगा। पुपिलरी लाइट रिफ्लेक्स नहीं कर पाएगा अगर आप आंखों में टॉर्च डालोगे तो जो पुपिल है वो छोटा नहीं हो जाएगा, वो बड़ा ही रहेगा, क्योंकि ज्यादा लाइट चल जाएगी। अगर ज्यादा लाइट चल जाएगी रेटिना पे कन्वर्ट करेगी, इससे क्या हो जाएगा, रेटिना डैमेज होता है। ये जो ओकुलोमोटर नर्व होती है यही कराता है, इसका जो पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई हमने देखा ना, ये वाला जो हमने पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई देखा है वो यही कराता है, पुपिल को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देता है। नाम में आ रहा कॉन्स्ट्रिक्टिव पुपिल, पुपिल को क्या करेगा, कॉन्स्ट्रिक्ट कर देगा, दबा देगा। दबाने से क्या होगा, दबाने से जो पुपिल है वो छोटा हो जाएगा जब लाइट हम डालेंगे। तो हमने डाली आंखों में टॉर्च, अब आंखों में टॉर्च डाली तो ये जो एडिंगर वेस्टफा न्यूक्लियस है बोखला जाएगा, ये बोले अरे क्या होगा, लाइट डाल दी एकदम से, क्या करेगा फटाक से, ये पैरासिम्पैथेटिक यहाँ पे नए सेल सप्लाई देगा। तो यहाँ पर ये सिलियरी गैंग्लियन ये ऑर्डर देगा सिलियरी मसल को, कॉन्स्ट्रिक्टिव पुपिल है, ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, जो पुपिल है वो क्या जाता है, कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाता है। तो स्टूडेंट अगर यहाँ पर ओकुलोमोटर नर्व की पैरालिसिस हो गई तो क्या होगा, यहाँ पर अगर हमने इसकी आंखों में लाइट डाली तो पुपिल जो होगा वो छोटा नहीं होगा, छोटा नहीं होगा, ज्यादा लाइट उसके अंदर चल जाएगी। तो ज्यादा लाइट अगर रेटिना में जाकर कन्वर्ट करेगी तो क्या होगा, वहाँ पर रेटिना जो सकता है वो डैमेज हो सकता है, उसमें वहाँ पर जो पर्सन है वो ब्लाइंड भी हो सकता है। उसके बाद में आता है वेबर सिंड्रोम। वेबर सिंड्रोम के बारे में आपको पढ़ा चुका हूँ, ट्रांसफर सेक्शन ऑफ मिड ब्रेन सुपर कॉलिकुलर। यहाँ पे होता है लेटरल साइड नर्व पैरालिसिस, ये पैरालाइज हो जाएगी, वो कॉन्ट्रालेटरल हेमिप्लेजिया देखने को मिलता है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज सर्कल ऑफ विलेज के बारे में। तो सर्कल ऑफ विलेज जो होता है वो हमारा होता है आर्टेरियल सप्लाई ऑफ ब्रेन। तो स्टूडेंट अब आप बोलोगे कि आर्टेरियल सप्लाई स्टूडेंट इतनी कॉम्प्लिकेटेड क्यों है ब्रेन की, इसको हम सिंप्लीफाई करने वाले हैं, आपके लिए बहुत ज्यादा इजी बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले आपके मन में सवाल होगा कि ये जो भगवान थे, भगवान ने ब्रेन में जो आर्टरी सप्लाई दी है इतनी कॉम्प्लिकेटेड क्यों दी। भगवान ऐसा भी तो कर सकते थे, एक आर्टरी निकाल देते, वहीं से बहुत सारी ब्रांच दे देते और हम उनको याद कर लेते। उसमें देखो ऐसा नहीं होता है। देखो ब्रेन जो होता है वो हमारा मोस्ट वाइटल ऑर्गन होता है, ब्रेन तक ब्लड की सप्लाई पहुंचना बहुत जरूरी है। भगवान अगर सिंपल सी एक आर्टरी पहुंचा देते ना, तो अगर ये आर्टरी ब्लॉक हो गई तो क्या होगा, बाकी का तो ब्रेन जो है वो काम नहीं करेगा, काम नहीं करेगा तो क्या होगा, और ज्यादा दिक्कत आएगी, इसमें और ज्यादा दिक्कत आएगी तो और ज्यादा ब्लॉक होगा, और ज्यादा ब्लॉक होगा तो क्या होगा, और फिर ब्रेन जो होगा वो हमारा डेड हो जाएगा। ब्रेन के पास में सर्कल ऑफ विलेज जो होता है वो सप्लाई कर रहा होता है हमारे ब्रेन। सर्कल ऑफ विलेज क्या होता है, सर्कल ऑफ विलेज आर्टेरियल सर्कल होता है। ब्रेन के बेस में एक जगह होती है, इसको बोलते हैं हम लोग इंटरपेडिकुलर फूसा। क्या बोलते हैं, इंटरपेडिकुलर फूसा, वहां पे प्रेजेंट होता है हमारा सर्कल ऑफ विलेज। उसका काम क्या है, ब्लड फ्लो को इक्वलाइज करना, मतलब ब्रेन के डिफरेंट पार्ट में सारी की सारी जगह पर अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन में अलग अलग अमाउंट में ब्लड ना पहुंचे, सब जगह इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड ब्लड पहुंचे। तो वही हमने यहाँ पे लिख रखा है, इट प्लेज अ वाइटल रोल इन इक्वलाइजिंग ब्लड फ्लो टू डिफरेंट रीजन ऑफ द ब्रेन, प्रोवाइड कोलेटरल सर्कुलेशन इन केस ऑफ आर्टेरियल ऑब्स्ट्रक्शन। तो ये पॉइंट है आपको याद करने हैं इंट्रोडक्शन। और शुड ये सर्कल ऑफ विलेज जो होता है ना, ये आता है हमारी इंटरनल कैरोटिड आर्टरी से निकलता है। अब मैं आपको ये सर्कल ऑफ विलेज पढ़ा रहा हूँ, डायग्राम को तो पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि एनिमेशन में आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। हालांकि मैं आपको डायग्राम समझाने के बाद में एनिमेशन के थ्रू भी आपको समझाने की कोशिश करूंगा। अगर आपको समझ में आ जाए तो ठीक है, नहीं आता तो आप क्या करेंगे, डायग्राम से ही इसको रट्टा मारेंगे। कि यहाँ पर मैं डायग्राम बनाने वाला हूँ, उसी तरीके से आपको याद करना है। जो मैं आपको समझाता जा रहा हूँ वो आप देखते जाना, आपको सारी चीजें अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास होती है यहाँ पर इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। इस तरीके से दो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी होती है हमारी, जो कि कहाँ से आ रही होती है, हमारी नेक की रीजन से आ रही होती है, ब्रेन तक जा रही है, जो
जो कि हमारे कॉमन कैरोटिड आर्टरी की ब्रांच होती है। उसके बाद में स्टूडेंट आप देख सकते हैं यहाँ पर ये यहाँ ब्रांच निकालती है, इसको बोलते हैं हम लोग एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी। ये एंटीरियर में और एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी के बीच में कम्युनिकेट करने के लिए एक आर्टरी होती है, इसको बोलते हैं एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। लेट मी राइट डाउन हियर। चल कौन सी आर्टरी है हमारी? एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी। ये जो है ये हमारी क्या है? इंटरनल कैरोटिड आर्टरी है। अभी दो अपन डिवाइड हो गई, एक एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी दी और एक यहाँ से देती है मिडल सेरिब्रल आर्टरी। यहाँ पर हम बोलते हैं इसको मिडल सेरिब्रल आर्टरी। यहाँ से निकलती है हमारी क्या? पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी। पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी जो होती है ना स्टूडेंट, मिल करके बड़ी सी आर्टरी बनाती है जो कि ब्रेन के बेस से होते हुए नीचे की तरफ जाती है। जब मैं आपको 3D डायग्राम में आपको दिखाऊंगा जब आपको समझ में आएगा, अभी आप सिर्फ 2D में देखना। तो सुनिए क्या है हमारी, यस को हम बोलते हैं यहाँ पर पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी। ये हमारी पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी है। ये जो एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी थी, इनकी कम्युनिकेटिंग आर्टरी होती है। कौन कौन सी होती है? इसका नाम है स्टूडेंट एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। कम्युनिकेटिंग आर्टरी। और यहाँ पर भी एक आर्टरी होती है स्टूडेंट, देख सकते हो आप यहाँ पर इस तरीके से कनेक्ट करती है स्टूडेंट, इस तरीके से कनेक्ट करती है इसको हम क्या बोलते हैं? यस पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। और ये जो आपको लंबी सी ब्रांच दिख रही है स्टूडेंट, इसको बोलते हैं हम लोग बेसिलर आर्टरी। और ये क्या है हमारी? यस इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। फिर आप देखो स्टूडेंट, यहाँ पर ये जो मिडल सेरिब्रल आर्टरी जो होती है ना, ये जो मिडल सेरिब्रल आर्टरी है, यहाँ से एक ब्रांच निकलती है, इसको हम बोलते हैं यहाँ पर एंटीरियर कोरोइडल आर्टरी। क्या बोलते हैं इसको? यस एंटीरियर कोरोइडल आर्टरी। एंटीरियर कोरोइडल आर्टरी। स्टूडेंट आराम से देखना, कूलली कामली देखना इस डायग्राम को, कोई घबराने वाली बात नहीं। मैं आपको इसको बार बार प्रैक्टिस कराऊंगा, याद कराऊंगा तो आपको याद हो जाएगा। डरना नहीं है, आसान है, बिल्कुल आसान है। थोड़ा सा समझ के याद करोगे तो जल्दी याद हो जाएगा। 3 से 4 बार इसको बना लोगे ना, आपका कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल तक जाएगा। अब देखो स्टूडेंट, ये ब्रेन का सेंटर है, ये है इसकी मिडल साइड। और यहाँ पे क्या होगी कि लेटरल साइड होगी। यहाँ पर मिडल साइड के अंदर यहाँ पर जो एंट्री साइड है, एंट्री साइड से यहाँ पर मिडल साइड पे एंटेरोमीडियल ग्रुप यहाँ पर निकलता है आर्टरी का। इसको हम क्या बोलते हैं? एंटेरोमीडियल ग्रुप। एंटेरोमीडियल ग्रुप। अब स्टूडेंट यहाँ पर एंटेरोमीडियल ग्रुप है तो क्या होगा, होना चाहिए यहाँ पर एंटेरोलेटरल ग्रुप भी होना चाहिए। ये जो हमने एंटेरोकोरोइडल आर्टरी निकाली थी ना, यहाँ पर एक और ब्रांच देती है ये, इसको हम बोलते हैं, ये भी मिडल सेरिब्रल आर्टरी से निकलती है, इसको हम बोलते हैं क्या? एंटेरोलेटरल ग्रुप। तो ये जो आपको दिख रही है ना स्टूडेंट, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? यस एंटेरोलेटरल ग्रुप। अब स्टूडेंट हमने देख लिया एंटेरोमीडियल ग्रुप, एंटेरोलेटरल ग्रुप। अब हम पोस्टेरोमीडियल ग्रुप और पोस्टेरोलेटरल ग्रुप भी होता है यहाँ पर, तो वो भी हम देख लेते हैं फटाक। तो स्टूडेंट आप ही मुझे बताओ कि जो पोस्टेरोमीडियल ग्रुप होगा वो अंदर होगा कि बाहर होगा? वेरी गुड स्टूडेंट, अंदर होगा। अंदर यहाँ पर आपको दिखेगा स्टूडेंट, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? यस पोस्टेरोमीडियल ग्रुप। तो ये क्या होगा हमारा? यस पोस्टेरोमीडियल ग्रुप। अब स्टूडेंट पोस्टेरोमीडियल ग्रुप अंदर है तो पोस्टेरोलेटरल कहाँ पर होगा? बाहर होगा। ये बाहर की साइड पे इस तरीके से निकल रहा होता है पोस्टेरोलेटरल ग्रुप, इसको हम क्या बोलते हैं? यस पोस्टेरोलेटरल ग्रुप। हमने देखा स्टूडेंट, ये क्या है हमारा? एंटेरोमीडियल ग्रुप है। ये क्या है हमारा? यस एंटेरोलेटरल ग्रुप है। पोस्टेरियर में पोस्टेरोमीडियल ग्रुप यहाँ पर है और पोस्टेरोलेटरल ग्रुप यहाँ पर है। अब देखो स्टूडेंट, मैंने आपको यहाँ पर बताई थी एंटेरोकोरोइडल आर्टरी। तो स्टूडेंट अभी तक आपको कहानी समझ में आ गई होगी कि अगर यहाँ पर एंट्री है तो पोस्टेरियर तो होगा ही होगा, तो यहाँ पर एंट्री है तो पोस्टेरियर होगी। तो यहाँ पर जो पोस्टेरोकोरोइडल आर्टरी जो होती है वो यहाँ पर होती है। देखो ये जो हमारी जो पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी है ना, यहीं से निकलती है हमारी क्या? पोस्टीरियर कोरोइडल आर्टरी। यानी क्या है हमारी? पोस्टीरियर कोरोइडल आर्टरी। अब स्टूडेंट ये वाला जो पोर्शन है ना, ये पोर्शन जो होता है ये सेरिब्रम पे होता है। उसके बाद ये वाला जो पोर्शन मैं आपको बता रहा हूँ, ये थोड़ा सामने की साइड पे आपकी स्क्रीन के बाहर निकलेगा यार पोर्शन 3D में, ठीक है, 90 डिग्री पे। तो स्टूडेंट ये हमारी क्या है? इंटरनल कैरोटिड आर्टरी है। इंटरनल कैरोटिड आर्टरी से यहाँ पर एक ब्रांच निकलती है, मैंने आपको बताया था, इसको बोलते हैं हम लोग एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी, मिडिल सेरिब्रल आर्टरी। और यहाँ से मैंने आपको बताया था ये हमारी क्या निकली, यहाँ पर पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी निकली थी। इसके बाद में यहाँ निकलती है हमारी क्या हमारी पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी। अब पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी जो होती है यहाँ से निकाल रही होती है क्या? हमारी बेसिलर आर्टरी। अब ये जो बेसिलर आर्टरी होती है ना स्टूडेंट, जब निकाल रही होती है तो यहाँ पे प्रेजेंट होता है हमारे ब्रेन स्टेम है। ब्रेन स्टेम मतलब क्या है? यहाँ पर सेरिबेलम है। सेरिबेलम में यहाँ पर एक आर्टरी देता है, इसको बोलते हैं हम लोग सुपीरियर सेरिब्रल आर्टरी। तरीके से यहाँ पर सेरिब्रल आर्टरी निकलती है, सुपीरियर सेरिब्रल आर्टरी। यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर कुछ ब्रांच निकलती है। इनमें से आपको 2 ब्रांचेस याद रखनी है। एक को बोलते हैं हम लोग पोन्टाइन ब्रांचेस, और एक को बोलते हैं हम लोग क्या? लेब्रिंथिन आर्टरी। यहाँ से निकलती है सुपीरियर सेरिब्रल आर्टरी, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर नीचे की साइड पे क्या निकलेगी? इंफीरियर सेरिब्रल आर्टरी। इंफीरियर सेरिब्रल आर्टरी जब निकलती है ना स्टूडेंट, तो ये 2 पार्ट में निकलती है, एक एंटीरियर में निकलती है, एक कहाँ पर निकलेगी यार? पोस्टीरियर में निकलेगी। तो ये एंटीरियर में है, इंफीरियर में है, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? एंटीरियर इंफीरियर सेरिब्रल आर्टरी। और जो पोस्टीरियर में उसको क्या बोलेंगे? पोस्टीरियर इंफीरियर सेरिब्रल आर्टरी। मैं आपको एनिमेशन के थ्रू भी दिखाता हूँ, ये देखो। तो ये जो आप सामने वाले देख रहे हो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? एंटीरियर इंफीरियर सेरिब्रल आर्टरी। और अगर मैं इसको यहाँ से पीछे की तरफ मोड़ूंगा तो आपको दिखेगा यहाँ पर ये हमारा सेरिबेलम है। सेरिबेलम के पीछे की तरफ जा रही है ना स्टूडेंट, इसको सप्लाई करने के लिए, इसको हम क्या बोलते हैं? पोस्टीरियर इंफीरियर सेरिब्रल आर्टरी। तो आप देख सकते हो स्टूडेंट, इसको हम बोलते हैं वर्टिब्रल आर्टरी। ये राइट साइड की और लेफ्ट साइड में भी इस तरीके की होती है, आप दिखाने रखा, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। देखो ये हो गई हमारी क्या? वर्टिब्रल आर्टरी। और इसके ऊपर से यहाँ पे हमने देखी थी कौन सी ब्रांच? एंटीरियर इंफीरियर सेरिब्रल आर्टरी देखी थी हमने। इस वर्टिब्रल आर्टरी
आर्टरी की ब्रांच में पोस्टीरियर इंफीरियर सेरिब्रल आर्टरी है। पोस्टीरियर इंफीरियर सेरिब्रल आर्टरी है, इस तरीके से पीछे की तरफ जाती है, तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं, एंटीरियर फीरियर सेरिब्रल आर्टरी। इसको हम क्या बोलते हैं, पोस्टीरियर इंफीरियर सेरिब्रल आर्टरी। अब स्टूडेंट आप देखो यहाँ पर ये जो आपको यहाँ पर ब्रांच दिख रही है, ये लंबी वाली, इसको हम बोलते हैं एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी। क्यों, ये जो मेडुला ऑब्लांगेटा है, ये बाद में जाकर के क्या बनता है, नीचे जाकर के स्पाइन बनता है। स्पाइन को सप्लाई करने के लिए एंटीरियर में एक ब्रांच देती है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी। और ये कहाँ से निकलती है हमारी, ये निकलती है हमारे वर्टिब्रल आर्टरी। तो वो हम यहाँ पे दिखाएंगे इस तरीके से। देखो ये क्या हो गई, हमारी एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी हो गई, और यहाँ से पीछे की साइड पे भी निकलती है पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरी। इसको हम बोलते हैं यहाँ पर पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरी, और इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी। उसके बाद में स्टूडेंट आप यहाँ से दो ब्रांचेस निकाल देना छोटी छोटी वर्टिब्रल आर्टरी से। एक को बोलते हैं हम लोग मेडुलरी आर्टरी, मेडुलरी आर्टरी, और एक को बोलते हैं हम लोग क्या, मेनिंजियल आर्टरी। ये सारी आर्टरी आपको याद करनी होगी, ओके। बड़ा सिंपल सा, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। हालांकि मैं समझ सकता हूँ आपको याद करने में डिफिकल्टी होगी, पर स्टूडेंट आप अगर इसको 4-5 बार बता लोगे ना एक बार, तो आपको डिफिकल्टी नहीं लगी। वो बस दिखने में थोड़ा टफ लगता है, इतना टफ है नहीं बेसिकली। स्टूडेंट आपको ये वाला डायग्राम बना करके आना है एग्जाम में। इंटरनल कैरोटिड आर्टरी होगी, यहाँ से हमारी करेक्टली एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी, यहाँ से निकलती है हमारी मिडल सेरिब्रल आर्टरी। एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी और एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी को कनेक्ट करने वाली ब्रांच होती है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। ये हुई हमारे पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी। तो पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी को कनेक्ट करने के लिए यहाँ पर एक ब्रांच देती है, इसको बोलते हैं पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। तो हमने यहाँ पर 3 चीजें देखी, एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी हो गई, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी हो गई, और यहाँ पर होती है हमारे पास पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। यहाँ पर होती है हमारे पास मिडिल सेरिब्रल आर्टरी, यहाँ पर पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी, और यहाँ पर होती है हमारी एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी, पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। यहाँ पर कोरोइडल आर्टरी मिलती है हमको, ये हमारी हो गई एंटीरियर कोरोइडल आर्टरी। पोस्टीरियर में मिलेगी हमको पोस्टीरियर कोरोइडल आर्टरी। फिर आप देखो स्टूडेंट यहाँ पर एंटीरियर के मिडिल साइड में क्या प्रेजेंट है, हमारी एंटेरोमिडियल ग्रुप प्रेजेंट है। एंटेरोलेटरल कहाँ प्रेजेंट है, मिडिल सेरिब्रल आर्टरी से निकलती है एंटेरोलेटरल ग्रुप। पोस्टीरियर मिडिल कहाँ प्रेजेंट है, पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी जो होती है यहाँ से निकलता है पोस्टीरियर मिडिल ग्रुप। पोस्टीरियर लेटरल कहाँ से निकलता है, पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी से यहाँ से इस तरीके से बाहर निकल जाता है लेफ्ट साइड। एंटीरियर और मिडिल वाली एंटेरियर मिडिल ग्रुप में रखना है, और पोस्टीरियर और मिडिल वाली पोस्टीरियर मिडिल ग्रुप में रखना है। एंटीरियर लेटरल एंटेरियर लेटरल ग्रुप में रखना है, और पोस्टीरियर और लेटरल पोस्टीरियर लेटरल ग्रुप में। फिर आती है हमारी यहाँ से एक ब्रांच निकलती है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इंफीरियर सेरिब्रल आर्टरी। तो ये हो गई हमारी सेरिब्रल आर्टरी। इंफीरियर सेरिब्रल आर्टरी में हमने देखा था 2 ब्रांच होती है, एक हमारी एंटीरियर इंफीरियर सेरिब्रल आर्टरी होती है, एक हमारी पोस्टीरियर इंफीरियर सेरिब्रल आर्टरी है। उसके बाद में यहाँ पर होती है हमारे पास में स्पाइनल आर्टरी। एक एंटीरियर में होती है एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी, पोस्टीरियर में होती है पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरी। तो ये हो गई हमारी एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी, ये हो गई हमारी पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरी। फिर वर्टिब्रल आर्टरी से 2 ब्रांच निकल जाती है तरीके से, कौन सी, मेनिंजियल आर्टरी और मेडुलरी आर्टरी। हो गया सर्कल ऑफ विलिस कंप्लीट। एग्जामिनर को सिर्फ ये वाला डायग्राम चाहिए रहेगा, हालांकि इसकी थ्योरी आपको लिखनी पड़ेगी, तो वो किस तरीके से लिखनी है, लेट मी टेल यू। तो सबसे पहले आपको इसका फॉर्मेशन लिखना है, सर्कल ऑफ विलिस फाउंड बाय कंट्रीब्यूशन फ्रॉम बोथ इंटरनल कैरोटिड आर्टरी एंड वर्टिब्रल बेसिलर सिस्टम। ये हमारी वर्टिब्रल आर्टरी है और ये बेसिलर आर्टरी, इन दोनों को मिलाकर क्या बोलते हैं हम लोग, वर्टिब्रो बेसिलर सिस्टम। इंटरनल कैरोटिड आर्टरी और वर्टिब्रो बेसिलर सिस्टम जो होता है मिलाकर क्या बनाता है, हमारा सर्कल ऑफ विलिस बनाता है। हमने देखा था यहाँ पर एंट्री सेरिब्रल आर्टरी होती है, यहाँ पर एंट्री सेरिब्रल आर्टरी होती है, इनमें कौन कनेक्ट कर रही होती है, एंट्री कम्युनिकेटिंग आर्टरी होती है। एंट्री में क्या है, 2 एंट्री सेरिब्रल आर्टरी, 2 एंट्री सेरिब्रल आर्टरी है, इनके बीच में क्या है, हमारे एंट्री कम्युनिकेटिंग आर्टरी है। फिर आप देखो यहाँ पर लेटरल में क्या है, यहाँ पर लेटरल में जो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी होती है वो हमारी क्या निकाल रही होती है, यहाँ से मिडिल सेरिब्रल आर्टरी निकाल रही होती है, वो यहाँ पे लिख देंगे लेटरल। लेटरल में क्या है, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी क्या दे रही है यहाँ पर, हमारी मिडिल सेरिब्रल आर्टरी दे रही होती है। पोस्टीरियर में क्या है, 2 पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी होती है, कहाँ से निकल रही होती है, वो हमारी बेसिलर आर्टरी की ब्रांच होती है। क्या हमारी बेसिलर आर्टरी, बेसिलर आर्टरी की 2 ब्रांचेस होती है, पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी, और ये कनेक्ट किससे करती है, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी से कनेक्ट करती है, किसके थ्रू, पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी के थ्रू। इस तरीके से आपको लिखना पड़ेगा एग्जाम। अब उसमें सर्कल ऑफ विलिस को हमको डिटेल में पढ़ना, तो यहाँ पर हमारे पास ब्रांचेस छुपाई जाती है, यहाँ पर सर्कल ऑफ विलिस की, ठीक है, वो भी हम पढ़ चुके हैं, घबराने वाली बात नहीं। अगर आप मेरे लेक्चर कंटिन्यूअसली देखते आ रहे हो तो आपको समझ में आ जाता है कि हम सबसे पहले जब शुरू में जब मेन कोर जो होता है उसको हम कंप्लीट कर लेते हैं। उसको कंप्लीट करने के बाद में हम थ्योरी पे आते हैं, तो हमको थ्योरी कैसी लगती है, हलवे जैसी लगती है, खीर पुलाव जैसी लगती है। फिर हम खीर पुलाव खा लेते हैं और फिर हमारी तैयारी हो जाती है ना। इसी तरीके से हम खीर पूरी खा करके हम लोग डॉक्टर बन जाएंगे, पढ़ने की जरूरत नहीं है, मजाक कर रहा हूँ। अब देखो यहाँ पर हमारे पास कुछ ब्रांचेस होती है। सबसे पहले होती है यहाँ पर कोर्टिकल ब्रांचेस। कोर्टिकल का मतलब होता है कोर्टेक्स। कोर्टेक्स का मतलब आगे मैं आपको बताऊंगा। कोर्टेक्स का मतलब होता है लोब, वो वाले लोब जो आपको पता है, फ्रंटल, पेराइटल, ओक्यूपिटल, ये सारे लोब होते हैं, तो उसको मतलब कोर्टेक्स, ठीक है। तो कोर्टेक्स को सप्लाई करने के लिए कुछ ब्रांचेस होती है, कौन सी है, जैसे कि स्टूडेंट एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी, मिडिल सेरिब्रल आर्टरी, पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी। तो वो हम चीजें पढ़ चुके हैं, कौन सी है, एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी, मिडिल सेरिब्रल आर्टरी, पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी। ये तीनों किसको सप्लाई करती है, हमारे कोर्टेक्स को सप्लाई करती है। फिर स्टूडेंट आती है हमारी सेंट्रल ब्रांच, ये गई हमारी कोर्टिकल ब्रांचेस। अब पढ़ते हैं हम लोग सेंट्रल ब्रांच। तो अब बात करते हैं यहाँ पर सेंट्रल ब्रांचेस की। सेंट्रल ब्रांचेस में आती है हमारी यहाँ पर 3 ब्रांचेस आती है, एंटीरियर, पोस्टीरियर और
कोरोइडल। अब स्टूडेंट एंटीरियर में भी दो ब्रांचेस आती है, यहाँ पर आती है हमारी एंटेरो मीडियल, एंटेरो लेटरल। पोस्टीरियर में आती है दो ब्रांच, कौन कौन सी? पोस्टीरियर मीडियल, पोस्टीरियर लेटरल। देखो स्टूडेंट एंटेरो मीडियल, एंटेरो लेटरल, पोस्टीरियर लेटरल और पोस्टीरियर मीडियल, ये चार ब्रांचेस देखी थी हमने। कोरोइडल में कौन कौन सी देखी थी आप मुझे बताएंगे? कौन कौन सी? एक एंटीरियर कोरोइडल आर्टरी और पोस्टीरियर कोरोइडल आर्टरी। इंटीरियर तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये सर क्या है? कॉर्टिकल ब्रांचेस है। कॉर्टिकल ब्रांचेस में एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी, मिडिल सेरेब्रल आर्टरी, पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी। सेंट्रल ब्रांचेस में क्या है? ये सेंट्रल ब्रांचेस में तीन आर्टरी है, ये एंटीरियर, पोस्टीरियर, कोरोइडल। तो ये हमने इसका डायग्राम के थ्रू समझ लिया, थ्योरी के थ्रू समझ लिया। अब स्टूडेंट क्या करना है आपको कि जो कॉर्टिकल ब्रांचेस है, सेंट्रल ब्रांचेस है, इनके बारे में थोड़ा सा आपको पढ़ना है थ्योरी में। इस वजह से आप थोड़ा सा लिखना पड़ेगा। तो आपको लिखने के लिए कंटेंट भी चाहिए, लिखने के लिए कंटेंट मैं आपको दूंगा। तो हमने क्या क्या देखो स्टूडेंट, कॉर्टिकल ब्रांचेस है, कॉर्टिकल ब्रांचेस सेरेब्रल आर्टरी आती है, मिडिल सेरेब्रल आर्टरी आती है, पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी आती है। देन सेंट्रल ब्रांचेस में कौन कौन सी आती है? एंटीरियर, पोस्टीरियर, कोरोइडल। कोरोइडल में एंटीरियर और पोस्टीरियर आती है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं यहाँ पे कॉर्टिकल ब्रांचेस के बारे में। जो एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी इस तरीके से निकलती है, मिडिल सेरेब्रल आर्टरी इस तरीके से होकर के बीच में से जाती है, पीछे की तरफ पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी जाती है, वो पोस्टीरियर की तरफ जारी होती है सेरेब्रम। और ये क्या करती है? सरफेस ऑफ सेरेब्रम पे रंग करती है और फ्रीली अनास्टोमोस करती है, मतलब कि जिनकी जो कैपिलरीज होती है आपस में आकर के अनास्टोमोस कर रही होती है। और यहाँ पर अगर ऑक्लूजन हो जाए तो यहाँ पर छोटे छोटे से इंफाक्ट बन जाते हैं। यहाँ पर अगर ऑक्लूजन हो जाते हैं तो यहाँ पर छोटे छोटे इंफाक्ट बन जाते हैं। तो यहाँ पर हम लिख दिया, यहाँ पर ऑक्लूजन से क्या होता है? स्मॉल स्मॉल इंफाक्ट बन जाते हैं। अब मैंने आपको बताया था कॉर्टिकल मतलब होता है कॉर्टेक्स, और कॉर्टेक्स का मतलब होता है लोब। अब लोब में मैंने आपको बताया था कौन कौन से होते हैं यहाँ पर? फ्रंटल, पैराइटल और ऑक्यूपिटल और टेम्पोरल। एंट्री सेरेब्रल आर्टरी जो होती है वो हमारे फ्रंटल और पैराइटल लोब की जो मीडियल सरफेस होती है ना, उसको सप्लाई करती है हमारे एंट्री सेरेब्रल आर्टरी। सेरेब्रल हेमिस्फीयर का जो लेटरल सरफेस होता है उसको सप्लाई करती है हमारी मिडिल सेरेब्रल आर्टरी। पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी को सप्लाई करती है हमारी ऑक्यूपिटल लोब और इंफीरियर टेम्पोरल लोब को सप्लाई करती है। यहाँ पर ये जो एंट्री सेरेब्रल आर्टरी है ये सप्लाई कर रही थी हमारी, ये सप्लाई करती है हमारी फ्रंटल और पैराइटल लोब को सप्लाई करती है। आप यहाँ पर देख सकते हो स्टूडेंट, ये क्या हमारे एंट्री सेरेब्रल आर्टरी है, ये हमारे क्या फ्रंटल लोब है। इसके ऊपर क्या होगा? यहाँ पर पैराइटल लोब सप्लाई कौन करती है? हमारी एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी, ये सप्लाई करती है हमारे पैराइटल और फ्रंटल लोब को सप्लाई कर रही होती है। फिर हम बात करते हैं मिडिल सेरेब्रल आर्टरी की। मिडिल सेरेब्रल आर्टरी जो होती है सप्लाई करती है सेरेब्रल हेमिस्फीयर जो होता है उसकी लेटरल सरफेस सप्लाई करती है हमारी मिडिल सेरेब्रल आर्टरी। तो आप देख सकते हो स्टूडेंट, ये हमारी क्या है? मिडिल सेरेब्रल आर्टरी है, यहाँ से निकलती है। और ये आप देखते हो ये हमारी क्या है? लेटरल सरफेस ऑफ सेरेब्रम। ये इसकी क्या है? मिडिल सरफेस है, ये क्या है? इसकी लेटरल सरफेस। तो लेटरल सरफेस पे कौन सप्लाई करती है? हमारी मिडिल सेरेब्रल आर्टरी। इसके बाद में आता है स्टूडेंट पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी। पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी किसको सप्लाई करेगी? ऑक्यूपिटल लोब और इंफीरियर टेम्पोरल लोब को सप्लाई करेगी। ये क्या है? हमारी पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी है। और आप देख सकते हो स्टूडेंट, यहाँ पे अगर मैं इसको छोटा करूंगा और आपको दिखाऊंगा तो ये जो आप देख रहे हो स्टूडेंट, इसको बोलते हैं हम लोग पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी। पोस्टीरियर में ये ऑक्यूपिटल लोब को सप्लाई करती है और अंदर की साइड पे जाती है और एक सप्लाई करती है हमारे अंदर की साइड पे क्या टेम्पोरल लोब होता है, तो ये टेम्पोरल लोब को भी यहाँ पर सप्लाई कर रही होती है। तो यहाँ पर ऑक्यूपिटल लोब और इंफीरियर टेम्पोरल लोब को सप्लाई कर रही होती है। इस तरीके से हमने कॉर्टिकल ब्रांच की यहाँ पर सप्लाई देख लिया। अब हम बात करते हैं सेंट्रल ब्रांचेस। सेंट्रल ब्रांचेस में 6 ग्रुप आते हैं। कौन कौन से आते हैं? इंटरमीडियल ग्रुप, इंटरलेटरल ग्रुप, पोस्टीरियर ग्रुप, पोस्टीरियर लेटरल। ये कितने हो गए? 4 हो गए। 2 और होते हैं यहाँ पर इंटरकोरोइडल आर्टरी और क्या हमारे पोस्टीरियर कोरोइडल आर्टरी। इंटरमीडियल ग्रुप किससे बनता है? एंट्री सेरेब्रल आर्टरी से और एंट्री कम्युनिकेटिंग आर्टरी। ये क्या हो गया? हमारा इंटरमीडियल ग्रुप बन जाता है। और इसकी एक इंपॉर्टेंट ब्रांच होती है रिकरेंट आर्टरी ऑफ हेवेनर, जिसके बाद हम क्लिनिकल एनाटॉमी में करेंगे। जब क्लिनिकल में आपको पढ़ा दूंगा जब आएगा ये, तो आप इसको ध्यान में रखना। इसके बाद पढ़ते हैं एंटरलेटरल ग्रुप। एंटरलेटरल ग्रुप कहाँ से निकलता है स्टूडेंट? तो हमारे क्या इंटरलिंकेटेड आर्टरी, इंटरलिंकेटेड आर्टरी निकलती है मिडिल सेरेब्रल आर्टरी, मिडिल सेरेब्रल आर्टरी क्या निकलती है? यहाँ पर एंटरलेटरल ग्रुप निकलता है, जो कि एक इंपॉर्टेंट ब्रांच निकलता है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? लेंटिकुलर स्ट्रेट आर्टरी। स्टूडेंट आप इसको लेंटिकुलर स्ट्रेट नाम याद नहीं करेंगे, आप याद करेंगे चारकोट आर्टरी। ये इंपॉर्टेंट है, हमारी क्लिनिकल एनाटॉमी जब आएगी मैं आपको समझाऊंगा। फिर आता है हमारे यहाँ पे पोस्टीरियर मिडिल ग्रुप। पोस्टीरियर मिडिल ग्रुप में आती है हमारी पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी, पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी और पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी के बीच में क्या आता है? पोस्टीरियर मिडिल ग्रुप आता है। और यहाँ पे पोस्टीरियर लेटरल ग्रुप कहाँ पे आता है? पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी से निकल रहा होता है। हमारी पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी है, ये क्या है? हमारा पोस्टीरियर लेटरल ग्रुप। अभी जो पोस्टीरियर मिडिल ग्रुप जो होता है ना, ये किसको सप्लाई करता है? हमारे थैलेमस और हाइपोथैलेमस को सप्लाई कर रहा होता है पोस्टीरियर मिडिल ग्रुप। और पोस्टीरियर लेटरल ग्रुप किसको सप्लाई कर रहा होता है? थैलेमस और जेनिकुलेट बॉडी को सप्लाई कर रहा होता है। अब हम पढ़ते हैं स्टूडेंट टाइप ऑफ कोरोइडल ब्रांचेस। कोरोइडल ब्रांचेस में आपको बता दूं एंट्री कोरोइडल आर्टरी होती है। एंट्री कोरोइडल आर्टरी का जो ओरिजिन है वो कहाँ से होता है? इंटरलिंकेटेड आर्टरी से होता है। तो आप देखते हैं यहाँ पर इंटरलिंकेटेड आर्टरी से यहाँ से क्या निकलती है? हमारी एंटीरियर कोरोइडल आर्टरी। अभी जो एंट्री कोरोइडल आर्टरी जो होती है इसका कोर्स क्या है? ये कहाँ पे जाती है? ये हमारे जाती है जो लेटरल वेंट्रिकल जो होती है। वेंट्रिकल क्या होता है? लेट मी टेल यू। अब स्टूडेंट वेंट्रिकल क्या होता है आपको पता है स्टूडेंट? ब्रेन के अंदर क्या भरा होता है? यहाँ पर CSF भरा होता है, सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड भरा होता है। सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड कहाँ से आएगा? ये जो वेंट्रिकल होते हैं यही बनाते हैं सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड। तो ये जो वेंट्रिकल जो होते हैं हेल्प करते हैं सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड बनाने में। सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड जब बन जाता है तो कहाँ पे छोड़ देते हैं? ब्रेन की जो लेयर्स होती है ड्यूरामीटर, अराक्नर, बायोमीटर, वहाँ पर जाकर के छोड़ देते हैं। एक होता है थर्ड वेंट्रिकल, एक होता है फोर्थ वेंट्रिकल। इंपॉर्टेंट अगर मैं इसको आइसोलेट करता हूँ तो ये जो
आपको दिख रहा है उसको बोलते हैं थर्ड वेंट्रिकल। आपको फोर्थ वेंट्रिकल अगर देखना है, ये जो आपको दिख रहा है ये हमारा फोर्थ वेंट्रिकल। ये जो होती है, ये जो हमारी एंट्री कोरोइडल आर्टरी होती है ना, ये इंटरनल कोरोइडल आर्टरी से निकलती है और कहाँ पे जाती है, कोरोइड प्लेक्सस ऑफ लेटरल वेंट्रिकल पे जाती है। अब इसमें लेटरल वेंट्रिकल क्या होता है, देखो ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है, हमारा लेटरल वेंट्रिकल। इसके आसपास कोरोइड प्लेक्सस होता है, इसको सप्लाई करते हैं हमारी क्या, एंटीरियर कोरोइडल आर्टरी। उसके बाद सप्लाई करती है पोस्टीरियर लिम्ब ऑफ इंटरनल कैप्सूल को। इंटरनल कैप्सूल जब आएगा, जब मैं आपको समझाऊंगा कि इंटरनल कैप्सूल के जो पोस्टीरियर लिम्ब किस तरीके से सप्लाई करती है हमारी एंटीरियर कोरोइडल आर्टरी। क्या सप्लाई करती है, ऑप्टिक ट्रैक्ट को और लेटरल जेनिकुलेट बॉडी को, कैंपस अमिगडाला को भी सप्लाई कर। अब सुन, अगर एंटीरियर कोरोइडल आर्टरी में क्या होगा, थ्रोम्बोसिस हो जाती है ना, वेंट्रिकल तक ब्लड नहीं पहुंच पाएगा, राइट, और इंटरनल कैप्सूल तक भी ब्लड नहीं पहुंच पाएगा। इंटरनल कैप्सूल क्या काम करता है अब हम आगे देखेंगे, बट अगर इंटरनल कैप्सूल अगर डैमेज हो जाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे कॉन्ट्रालेटरल हेमिप्लेजिया। मतलब कि अगर राइट हेमिस्फीयर का जो इंटरनल कैप्सूल है वो अगर डैमेज हुआ है, जो लेफ्ट साइड का जो बॉडी पार्ट है वो काम करना बंद कर देगा, और अगर लेफ्ट साइड का जो है सेरेब्रल हेमिस्फीयर है वो डैमेज हुआ है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर राइट साइड का काम करना बंद कर देगा। उसके बाद विजुअल फील्ड डिफेक्ट भी देखने को मिलते हैं यहाँ पर। ऑप्टिक ट्रैक्ट लेटरल जेनिकुलेट बॉडी को भी सप्लाई कर रही होती है आर्टरी। थ्रोम्बोसिस हो जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पर हमको देखने में दिक्कत आ सकती है, विजुअल फील्ड में डिफेक्ट आ सकते हैं। क्यों, चूंकि ऑप्टिक ट्रैक्ट और लेटरल जेनिकुलेट बॉडी को भी सप्लाई कर रहे हैं। नाउ अब हम बढ़ते हैं पोस्टीरियर कोरोइडल आर्टरी के बारे में। पोस्टीरियर कोरोइडल आर्टरी आप देख सकते हो, पोस्टीरियर कोरोइडल आर्टरी यहाँ पर होती है और कहाँ से निकल रही होती है, ये हमारी पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी, बेसिलर आर्टरी से निकल रही होती है। ये यहाँ पर एक ब्रांच देती है, इसको बोलते हैं पोस्टीरियर कोरोइडल आर्टरी। इसका ओरिजिन कहाँ से होता है, पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी से होता है। पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी से क्या निकलती है, हमारी पोस्टीरियर कोरोइडल आर्टरी निकलती है। जो थर्ड वेंट्रिकल का जो कोरोइड प्लेक्सस होता है वहां से पास करते हैं हमारी क्या, पोस्टीरियर कोरोइडल आर्टरी, और लेटरल वेंट्रिकल का जो पोस्टीरियर हॉर्न होता है वहां से पास कर रही होती है। पोस्टीरियर कोरोइडल आर्टरी जो होती है ना, ये क्या करती है, इस तरीके से आ रही होती है पीछे की तरफ से। क्या था, हमारा लेटरल वेंट्रिकल था, क्या है पोस्टीरियर हॉर्न है, जा रही होती है क्या, हमारी पोस्टीरियर कोरोइडल आर्टरी। तो वो यहाँ पे लिखा देखो, थर्ड वेंट्रिकल कोरोइड प्लेक्सस से और लेटरल वेंट्रिकल के पोस्टीरियर हॉर्न। अब एरिया सप्लाई कहाँ पे करेगी, ये जहाँ से पास करेगी उसी को सप्लाई कर देगी। कहाँ पास कर रही है, ये हमारे पास कर रही है थर्ड वेंट्रिकल के कोरोइड प्लेक्सस पे, कोरोइड प्लेक्सस ऑफ थर्ड वेंट्रिकल के सप्लाई कर देगी। और यहाँ कहाँ पे पास कर रही होती है, लेटरल वेंट्रिकल के पोस्टीरियर हॉर्न पे पास कर रही होती है। कोरोइड प्लेक्सस ऑफ पोस्टीरियर पार्ट ऑफ लेटरल वेंट्रिकल और थैलेमस और मिड ब्रेन के पार्ट को भी सप्लाई कर रही होती है क्या, हमारी पोस्टीरियर कोरोइडल आर्टरी। अब हम पढ़ लेते हैं क्लिनिकल एनाटॉमी के बारे में। देखो मैंने आपको बताया दो क्लिनिकल एनाटॉमी, रिकरेंट आर्टरी ऑफ हेबनर और चार्कोट आर्टरी ऑफ सेरेब्रल हेमरेज। अब रिकरेंट आर्टरी ऑफ हेबनर है, चार्कोट आर्टरी किसकी ब्रांच है, बता दो, एंट्रीमिडियल ग्रुप की कौन सी ब्रांच है, रिकरेंट आर्टरी ऑफ हेबनर है, और एंट्रोलेटरल कौन सी ब्रांच है, लेंटिकुलोस्टेरिक आर्टरी यानी कि चार्कोट आर्टरी है। अब हम देखते हैं क्लिनिकल एनाटॉमी के बारे में। अगर स्टूडेंट यहाँ पर जरा सा छोटा सा अगर लीजन हो जाए तो आपको बड़ा इफेक्ट देखने को मिलता है हमको। जो इंटरनल कैप्सूल के जो फाइबर होते हैं ना, अभी हम पढ़ेंगे इंटरनल कैप्सूल क्या होता है। इंटरनल कैप्सूल अगर के जो फाइबर देते हैं वो डेंसली पैक्ड होते हैं, यहाँ पर कुछ भी थ्रोम्बोसिस हुई या फिर कुछ भी गड़बड़ी हुई तो यहाँ से साइकिल ऑफ विलीज का जो मेजरली पार्ट देता है वो किसके सप्लाई कर रहा है, हमारा इंटरनल कैप्सूल को सप्लाई कर रहा है। अब यहाँ पर सप्लाई डैमेज हो गई, कुछ भी होगा, थ्रोम्बोसिस वगैरह जो भी है, रप्चर हो गई आर्टरी, तो यहाँ पर ये जो इंटरनल कैप्सूल की सप्लाई कर रही थी स्टूडेंट, ये भी डैमेज हो जाएगा। ये अगर डैमेज हो गया ना, ये जो भी काम करता है स्टूडेंट का उल्टा होगा, और यहाँ पे हमको देखता है कॉन्ट्रालेटरल हेमिप्लेजिया, तो यहाँ पर सेंसरी लॉस भी हो जाता है। तो यहाँ पर छोटा सा इन्फेक्ट जो होता है क्या कर देता है, यहाँ पर कॉन्ट्रालेटरल हेमिप्लेजिया कर देता है, और यहाँ पर सेंसरी लॉस भी कर देता है। सबसे इंपॉर्टेंट क्लिनिकल एनाटॉमी क्या है, यहाँ पर चार्कोट आर्टरी ऑफ सेरेब्रल हेमरेज। सेरेब्रल हेमरेज में जो चार्कोट आर्टरी जो है वो डैमेज हो जाती है। चार्कोट आर्टरी किसकी ब्रांच है, हमारे मिडिल सेरेब्रल आर्टरी की ब्रांच है। ये मैंने आपको बताया था ना, ये देखो मिडिल सेरेब्रल आर्टरी से यहाँ पे क्या निकल रही होती है, हमारी एंट्रोलेटरल ग्रुप निकल रहा होता है। यहाँ पे हमने लिख दिया लेटरल स्टेट ब्रांच ऑफ एमसीए। एमसीए मतलब कि वो नहीं है जो आप समझ रहे हो, यहाँ पर ए लिखा हुआ, ध्यान देंगे, इसको मिटा मत देना। जो चार्कोट आर्टरी जो होती है ना, ये किसी का हाइपरटेंशन जब होता है तो क्या होती है, चार्कोट आर्टरी जो होती है ना, ये डैमेज हो जाती है, क्या हो जाती है, रप्चर हो जाती है। बड़ी कमजोर टाइप की आर्टरी होती है, और रप्चर हो जाएगी तो क्या होगा, रप्चर हो जाएगी तो यहाँ पर ये जिस पार्ट को सप्लाई कर रही होती है वाला पार्ट काम नहीं करेगा। ठीक है, मान लो इस साइड की चार्कोट आर्टरी खराब हुई है तो ये वाला पार्ट काम करना बंद कर देगा। अब ये वाला पार्ट काम करना बंद कर देगा तो ये वाला पार्ट किसको ऑर्डर देता था, ये वाला पार्ट इस पार्ट ऑर्डर देता था कि तुम ये करो। किसको ऑर्डर देता था, ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट को ऑर्डर देता था कि तुम ये वाला काम करो। अगर ये वाला पार्ट डैमेज हुआ तो यहाँ पर इफेक्ट दिखेगा, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, कॉन्ट्रालेटरल स्पास्टिक हेमिप्लेजिया बोलते हैं। तो कॉमन होता है, और यहाँ पर हमको देखने मिलती है थ्रोम्बोसिस रिकरेंट आर्टरी ऑफ हेबनर की, जिसमें कि हमको कॉन्ट्रालेटरल अपर लिम्ब मोनोप्लेजिया देखने को मिलता है। मैं बार बार नहीं बोलूंगा, एक बार में आपको समझ में आ जाना चाहिए। तो स्टूडेंट थैंक यू सो मच, आपने वीडियो को एंड तक देखा। स्टूडेंट बस दो टॉपिक रह गए हैं, बेसल गैंग्लिया और इंटरनल कैप्सूल। वो क्या हुआ कि मैंने बेसल गैंग्लिया और इंटरनल कैप्सूल का लेक्चर बनाया था, मुझे लेक्चर था स्टूडेंट, उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग तो हुई बट ऑडियो रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई। तो बेसल गैंग्लिया और इंटरनल कैप्सूल का लेक्चर आएगा परसों। जब तक आप इस लेक्चर को अच्छी तरीके से रिवाइज करो, इसके नोट को अच्छी तरीके से रिवाइज करो, उसको याद करो। बाकी आपकी क्या क्या राय है, आप कौन कौन से लेक्चर चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं, वो भी आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। बाकी इस लेक्चर के नोट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।